4 उग्र जानवरों ने स्पिरिट लाइट के साथ चमकते हुए दहाड़ लगाए। दूर का रेतीला तूफान नखलिस्तान में घुस गया, हवा में तेज तीर बना रहा। जल्द ही इन तीरों ने आर्य और अन्य लोगों पर हमला किया। ये सैनिक इसे रोकना चाहते थे, लेकिन हमले बहुत मजबूत थे। ये कोर मार्शल स्टेट उच्च स्तरीय हमले थे। भले ही उनके पास स्पिरिट फोर्स होती, वे इसे रोकने में सक्षम नहीं होते, अब तो और भी कम। ललिता ने अपने दांत भींचे। हालांकि उसके पास कोई स्पिरिट फोर्स नहीं थी, लेकिन वह बैठने और इंतजार करने वाली नहीं थी। उसने आर्य को देखा और देखा कि उसका चेहरा ठंडा था। वह बिल्कुल चिंतित नहीं था। उसे ये थोड़ा मज़ेदार लगा। उसे इस बेवकूफ़ के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक जब ललिता चकमा देने की योजना बना रही थी, आर्य ने उसकी बाँह पकड़ ली। फिर आर्य ने गंभीर स्वर में कहा, यहाँ खड़े रहो, हिलो मत। इससे पहले कि ललिता बोल पाती, हवा में अचानक एक बेहद जीवंत लाल लौ दिखाई दी। फिर अधिक से अधिक लपटें दिखाई दी। एक लाल लौ बाधा का निर्माण किया जिसने सभी को घेर लिया। आर्य की फायर गॉड आर्ट की महारत बेहद अच्छी थी। यह आदित्य की पीली लौ की तरह थी। यह उन लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी जिन्हें वह नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। हालांकि आर्य अभी इस चरण तक नहीं पहुंचा था, लेकिन बाधा के अंदर यह केवल थोड़ा गर्म था। रेत के तीरों ने बाधा पर लहरें बनाईं, लेकिन इसे तोड़ने में कामयाब नहीं हुए। दृश्य शांत हो गया। इंसानों और ब्लेड डीमंस ने इसे अविश्वास से देखा। मानव सैनिकों की आंखों में जीवित रहने की खुशी थी। उन्होंने सोचा कि वे निश्चित रूप से मरने वाले थे। किसने उन्हें बचाया? इस बीच ब्लेड डीमन योद्धा अविश्वास से घूर रहे थे। ये हमले 4 कोर मार्शल स्टेट लेवल 9 के बराबर थे। किसने इसे रोका? केवल बैंगनी कवच वाले ब्लेड डीमन ने आर्य की आंखों को घातक रूप से घूरा। यहीं लौ का आखिरी झोंका गायब हो गया था। उसका शरीर तनावग्रस्त था। ये व्यक्ति एक बड़ा दुश्मन था, कोई ऐसा जो उससे लड़ सकता था। इतना शक्तिशाली व्यक्ति 25वें ग्रह पर क्यों था? क्या यह उनके जैसा ही था? असंभव। अगर इंसानों को भी पता चल गया होता तो वे इतने सफल नहीं होते। उसकी आंखें चमक उठीं। भले ही इन इंसानों को मरना होगा, वह उनमें से किसी को भी जाने नहीं दे सकता था। ब्लेड डीमन गुर्राया। इस पल जानवर फिर से दहाड़े और उनकी पीली स्पिरिट फोर्स फैल गई। आर्य ने कहा, चुप रहो। फिर आर्य की आंखों में फिर से लपटें उठीं। जीवंत लपटें इन 4 जानवरों के चारों ओर जल उठीं। आग ने जानवरों की स्पिरिट फोर्स को जलाना शुरू कर दिया। खतरे को भांपते हुए 4 जानवर गुर्राए। वे कभी सचेत थे, कभी पागल। बैंगनी ब्लेड डीमन फिर से दहाड़ा क्योंकि हल्की काली स्पिरिट फोर्स उभरी। उसका दबाव फैल गया। 4 जानवर फिर पागल हो गए। उनके चारों ओर स्पिरिट फोर्स चमकी क्योंकि रेत उड़ी। उन्होंने आर्य की लौ का विरोध करना शुरू कर दिया। आर्य ने 4 जानवरों को घूरा और अपनी नज़र वापस ले ली। उसने बैंगनी कवच वाले ब्लेड डीमन को देखा। उसी समय इस ब्लेड डीमन ने ऊपर देखा और आर्य को जानलेवा नज़रों से देखा। माहौल दबा हुआ महसूस हुआ। अब सबको आखिरकार एहसास हुआ कि आग कहाँ से आई थी। सब ने अविश्वास में अपनी आंखें खोली और आर्य की पीठ को देखा। वे जानते थे कि आर्य की विंड गॉड आर्ट की समझ गहरी थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उसकी फायर गॉड आर्ट उसकी विंड गॉड आर्ट से भी अधिक मजबूत होगी। इस आदमी ने कैसे कल्टिवेशन किया? जो लोग फेडरल यूनिवर्सिटी की एलीट क्लास में प्रवेश कर सकते थे, वे मानव जाति के सबसे प्रतिभाशाली समूह थे। हर कोई शायद एक ही स्तर पर था। अब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत ज़्यादा सोचा। वे बिल्कुल एक ही स्तर पर नहीं थे। भले ही यह आदमी दूसरे वर्ष में चला गया, फिर भी वह सबसे प्रतिभाशाली लोगों में से एक होगा। अगर यह आदमी तीसरे वर्ष में गया तो उसे मजबूत माना जाएगा। अपने घर वापस वे सबसे कूल थे, लेकिन अब यह आदमी एकमात्र ऐसा था जो कूल अभिनय कर रहा था। ललिता की आंखें चमक उठीं। वह जानती थी कि आर्य के पास फायर गॉड आर्ट है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना मजबूत है। उसका गौरव फिर से आहत हुआ। जल्द ही उसकी आंखें फिर से दृढ़ हो गईं। वह आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। दूसरी ओर तीनों लड़कियों ने आर्य को ललिता की बाँह पकड़े हुए देखा और उनकी आंखें ईर्ष्या से चमक उठीं। इतने उत्कृष्ट आदमी ने हमेशा ध्यान आकर्षित किया। इस पल आर्य की आंखें चमक उठीं। उसने ललिता का हाथ छोड़ दिया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं क्योंकि आर्य की आंखों में लाल और हरी रोशनी चमकी। आर्य ने इस ब्लेड डीमन को जल्द से जल्द मारने के लिए तुरंत विंड और फायर गॉड आर्ट के सम्मिलन का उपयोग करने का फैसला किया था। आखिरकार यहाँ सैनिक थे। वे लड़ाई के हंगामे से आहत होंगे। मिकी ने बैंगनी कवच वाले ब्लेड डीमन और फिर 4 जानवरों पर नजर डाली। फिर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब वह चिल्लाया, मैं जानता हूं कि यह ब्लेड डीमन कौन है। वह ब्लेड डीमन सेना का एक प्रोडिजी है। उसे बाबाटोस कहा जाता है। उसके पास बीस्ट कंट्रोल गॉड आर्ट है। कोई आश्चर्य नहीं कि उनके द्वारा इतने सारे जानवर नियंत्रित हैं। इसने आर्य को सन्न कर दिया। उसने ब्लेड डीमन पर हमला नहीं किया और इसके बजाय मिकी को देखा।
अन्य नए छात्रों ने भी ऐसा ही किया, जब तक कि वह बहुत प्रसिद्ध प्रोडिजी न हो। साधारण प्रोडिजी इस ग्रह पर दिखाई नहीं देंगे। 25वां ग्रह बहुत महत्वपूर्ण नहीं था। यहाँ उच्च युद्ध शक्तियों वाले प्राणी नहीं होने चाहिए। ये ब्लेड डीमन प्रोडिजी अचानक क्यों दिखाई दिया? मिकी ने भौहें सिकोड़ी। बाबाटोस के पास कोर मार्शल स्टेट चरम युद्ध शक्ति है। उसे 22वें ग्रह पर सक्रिय होना चाहिए। वह यहाँ क्यों दिखाई देगा? फिर ललिता की आंखें बाहर निकल आईं। बीस्ट कंट्रोल गॉड आर्ट। उस स्थिति में जो रेत ईगल हमने अभी खाया। हर कोई, सबने आर्य को अजीब तरह से देखा। क्या जिस रेत ईगल को उन्होंने खाया वह बाबाटोस का पालतू जानवर था? आर्य का मुंह हैंट गया। मुझे इस तरह मत देखो, तुम लोगों ने भी इसे खाया था। वे सब इसे खाए, उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया गया? बाबाटोस भी सन था। वह रेत ईगल वास्तव में उसका था। जब वह जीवित था तो उसने इसका उपयोग मानव सेनाओं को भेजने के लिए किया। हालांकि उसे खाया क्यों गया? वह उग्र था। उसका मृत पालतू जानवर वास्तव में इंसानों द्वारा खाया गया था। ... वैसे क्या इंसान ब्लेड डीमंस खाते थे? इस पल आर्य ने बाबाटोस को ठंडी आंखों से देखा। एक प्रोडिजी जिसे यहाँ नहीं होना चाहिए। कोई रहस्य जरूर होगा। मैं उसे जिंदा पकड़ूंगा। हर कोई, हाँ, उसे जिंदा पकड़ना। आर्य की आंखों में लाल और हरी रोशनी चमकी क्योंकि वह गायब हो गया। फिर वह बाबाटोस के बगल में दिखाई दिया। उसने अपना दाहिना हाथ खोला और एक विशाल नरक ने बाबाटोस को ढक लिया। नरक जोर से घूमा और विशाल खींचने वाले बल ने पास के ब्लेड डीमन सैनिकों को अंदर खींच लिया। यहाँ तक कि मानव सैनिकों ने बाधा के अंदर एक विशाल खींचने वाला बल महसूस किया। जल्द ही नरक से दर्द की चीखें आईं और फिर एक जली हुई गंध आई। आर्य ने भौहें सिकोड़ीं। इसकी गंध बहुत खराब थी। इस पल एक चीख सुनी जा सकती थी और नरक में एक उद्घाटन दिखाई दिया। एक बैंगनी आकृति बाहर निकली। यह बाबाटोस था। उसकी काली स्पिरिट फोर्स धुंधली थी और उसके पूरे शरीर पर जली हुई निशान थे। वह हवा में तैरता रहा और आर्य को आतंक में देखा। बाबाटोस दहाड़ा, तुम कौन हो? 25वें ग्रह पर इतना मजबूत इंसान कैसे हो सकता है? एक प्रहार और वह लगभग बुरी तरह घायल हो गया था। ये अपच ओपनिंग स्टेट, या यहाँ तक कि अपच ओपनिंग स्टेट युद्ध शक्ति के असीम रूप से करीब था। क्या ये वास्तव में खोजा गया था? नहीं, उसे खबर को जीवित वापस लाना होगा। इंसानों को खबर लीक करने से रोकने के लिए उन्होंने 10 किमी के दायरे में संचार के सभी तरीकों को बेअसर कर दिया है। अब वे भी संदेश बाहर नहीं भेज सकते थे। आर्य ने कोई जवाब नहीं दिया। चूंकि वे लड़े, वह उसे पहले आधा मार डालेगा। उसके शरीर से लपटें उठीं और हरी हवा उसके चारों ओर घूमी। वह तुरंत अपने मूल स्थान से गायब हो गया। बाबाटोस की धुंधली काली स्पिरिट लाइट फिर से फूट पड़ी, यहाँ तक कि उसका बल कई गुना बढ़ गया। उसी समय बाबाटोस के शरीर पर एक दरार दिखाई दी क्योंकि उसने खून थूका। उसने ब्लेड डीमन की एक निषिद्ध कला का उपयोग किया जिसने उसकी जान जला दी। उसके पास केवल एक ही विचार था, बाहर निकलो और जानकारी वापस भेजो। आर्य ने बल में इस अचानक वृद्धि को महसूस किया, लेकिन उसने अपना हमला नहीं बदला। वह बाबाटोस के किनारे दिखाई दिया और मुक्का मारा। गड़गड़ाहट। जीवंत हरी शक्ति आकाश में दहाड़ते हुए अजगर की तरह चमकी। बाबाटोस ने वह शक्ति महसूस की जिसने उसे कंपा दिया। उसने अपनी ब्लेड पर अपनी सारी शक्ति का उपयोग किया और दोनों को नीचे काट दिया, मुट्ठी के बल को कमजोर करते हुए। जब वह पीछे हट गया, आर्य फिर से गायब हो गया, ये देखकर कि उसका पंच प्रभावी नहीं था। फिर वह बाबाटोस के सामने दिखाई दिया और अपनी मुट्ठी, हथेली और कोहनी से मारा। प्रत्येक प्रहार में हवा और आग के सम्मिलन की शक्ति, स्ट्रेंथ गॉड आर्ट और साथ ही उसकी अपनी भयानक शक्ति निहित थी। प्रत्येक प्रहार ने हवा में लहरें पैदा की जो नखलिस्तान में एक तूफान में बदल गईं। मैदान पर विशाल पेड़ जोर से हिले। कुछ झाड़ियां हवा में उड़ गईं। नखलिस्तान में मूल जानवर सभी अपने ठिकानों में काम रहे थे। इस पल लौ बाधाओं के अंदर दर्शक सन थे। ओह माय, आर्य बहुत भयानक है। कोई अंततः बोलने से खुद को रोक नहीं सका। सबने सहमति में सिर हिलाया। आर्य ने बिना रुके हमला किया। हालांकि उसे बाबाटोस द्वारा रोका गया जिसने निषिद्ध तकनीक का उपयोग किया था। हर बार जब वह रोकता, बाबाटोस खून थूकता। उसके शरीर की दरारों से खून बह रहा था। आर्य को नहीं पता था कि उसके पास इतना खून कहाँ से आया, लेकिन एक योद्धा के रूप में आर्य को लगा कि यह ब्लेड डीमन सम्मान के योग्य है, बहुत मजबूत और दृढ़। इस बीच बाबाटोस को लगा कि यह इंसान बहुत अपमानजनक था। उसे 10 मीटर व्यास के भीतर समाहित और पीटा गया था। जैसे ही वह थोड़ा बाहर भागा, उसे वापस पटक दिया गया। उसे जाने दो। निषिद्ध तकनीक का बैकलैश दिखाई देने लगा था। उसकी शक्ति कम हो रही थी। ये देखकर आर्य ने अपना दाहिना हाथ बाबाटोस पर दबाया। फिर जीवंत लाल लपटें उसके शरीर में समा गईं। आर्गह, मैं भून रहा हूँ, बाबाटोस चिल्लाया। फिर आर्य ने लाल लपटें वापस ले लीं। उसने फिर ब्लेड डीमन के अंगों को सील करने के लिए विंड गॉड आर्ट का उपयोग किया।
कठोर बाबाटोस को देखकर आर्य मुस्कुराया। ब्लेड डीमन को पकड़ने के बाद जल्दी मत करो, इसे पहले भूनने के लिए आग का उपयोग करो और इसे भारी चोट लगने दो। फिर उसके शरीर को हवा से सील कर दो। उस तरह एक ब्लेड डीमन कैदी बनाया गया। इस पल बाबाटोस को आखिरकार सच्ची निराशा का पता चला। आर्य ने शर्मिंदगी से अपना सिर खुजलाया जब हर कोई उसे सदमे में देख रहा था, क्योंकि वह अच्छी तरह से व्यवहार करने वाले बाबाटोस को हवा से नीचे लाया। अगर आप मेरी तारीफ करना चाहते हैं तो इसे ज्यादा मत करो, मैं अभी बहुत फूला हुआ हूँ। उसकी बातें सुनने के बाद सबका चेहरा सख्त हो गया और उनका मुंह हैंट गया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मूल रूप से वे लगभग आर्य की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं सके, लेकिन इस आदमी को देखते हुए वे तुरंत अब और नहीं चाहते। इस पल हवा से एक तीखी चीख आई। उसी समय जमीन से दहाड़ भी सुनी जा सकती थी। चूंकि बाबाटोस बुरी तरह घायल और अधीन था, वह इन जानवरों को नियंत्रित नहीं कर सकता था। वे देखने में खुश थे जब वे आर्य की फायर गॉड आर्ट द्वारा फंस गए थे। जब उन्होंने आर्य को बाबाटोस को पीटते हुए देखा और उन्हें अपनी स्वतंत्रता मिली तो उन्होंने तुरंत भागना चुना। ओह माय, वे ऐसे बिग बॉस के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते थे। इस प्रकार जब आर्य और अन्य ने देखा तो रेत ईगल मुक्त हो गया था और उड़ गया था। 3 रेत बाघ भी भागना चाहते थे। आर्य ने ऊपर देखा और फिर नीचे। उसकी आंखें चमक उठीं। कुछ पलों बाद उसने अपना सिर खुजलाया और पूछा, वैसे क्या रेत बाघों का स्वाद अच्छा होता है? उसने कभी रेत बाघ नहीं चखा था। आर्य को खाने के लिए कितना उत्सुक देखकर सबका मुंह हैंट गया। यह आदमी अभी भी खाने के बारे में सोच रहा था। ललिता ने आर्य को एक बार घूरा। उसने फिर बाबाटोस को देखा और भौहें सिकुड़ीं। अब खाने के बारे में मत सोचो। 25वें ग्रह पर ब्लेड डीमन के आने के लिए निश्चित रूप से कुछ हुआ है। चलो बेस से संपर्क करते हैं और इसकी रिपोर्ट करते हैं। मिकी ने सिर हिलाया। वास्तव में चलो पहले निकलते हैं। हम अभियान को पहले अलग कर देंगे। यहाँ संकेत अवरुद्ध कर दिया गया था। चलो चलते हैं और बेस को संदेश भेजते हैं। आर्य ने ये सुना और अफसोस के साथ रेत बाघों से अपनी आंखें वापस ले लीं। वह केवल अगले अवसर तक इंतजार कर सकता था। दूरी में रेत बाघों ने अचानक थोड़ी ठंडक महसूस की। वे गुर्राए और गति में विस्फोट हो गए क्योंकि वे रेतीले तूफान में गायब हो गए। सबने सामान पैक किया और नखलिस्तान छोड़ना शुरू कर दिया। आर्य और बाबाटोस के बीच लड़ाई के कारण नखलिस्तान में आमतौर पर सक्रिय जानवर सभी अपने घरों में दुबके हुए थे, इसलिए वे आसानी से नखलिस्तान छोड़ गए। अपनी कार में चढ़ते हुए उन्होंने वापस बेस की ओर ड्राइव किया। इस पल मिकी ने बेस के साथ संपर्क प्राप्त किया। उसके बाद मिकी ने कहा, हम पहले वापस जाएंगे। बेस ने हमारा स्वागत करने के लिए शक्तिशाली लोगों को भेजा है। आर्य और अन्य ने सिर हिलाया और आसानी से सांस ली। फिर आर्य ने गायब होते नखलिस्तान को देखा और फिर बाबाटोस को देखा। आर्य ने दांत दिखाए। तुम ब्लेड डीमन भाई, हम एक लड़ाई के माध्यम से एक दूसरे को जान पाए। मुझे बताओ, तुम लोग गुप्त रूप से क्या कर रहे हो? बाबाटोस ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं और सन्नाटे में डूब गया। मंदबुद्धि। उसे भी थोड़ा और राहत महसूस हुई। कम से कम वे अभी तक पकड़े नहीं गए थे, लेकिन उसके उजागर होने से मानव जाति सतर्क हो जाएगी। समस्या उसकी ओर से हुई और वह खुद को मार भी नहीं सकता था। वह वास्तव में मरना चाहता था। आर्य ने आह भरी, ये देखते हुए कि बाबाटोस ने ये जानने के बावजूद जवाब नहीं दिया कि बाबाटोस शायद जवाब नहीं देगा। अगर किसी का सिर पीटा गया तो वह जवाब दे सकता है ना? इंसानों को सपने देखने की जरूरत थी। आर्य को लगा कि वह एक सपने वाला युवा है। हालांकि उसका सपना पूरा नहीं हुआ। आर्य थोड़ा निराश महसूस कर रहा था। वाहन सन्नाटे में पड़ गया। इस पल सूरज धीरे धीरे रेत के समुद्र में डूब रहा था। मौसम ठंडा हो रहा था। इस ग्रह पर दिन और रात के बीच तापमान का अंतर काफी बड़ा था। समूह 2 लड़ाइयों से गुजरा था और काफी थका हुआ था। उन्होंने अभी भी खुद को सतर्क रहने के लिए मजबूर किया। 1 घंटे तक बेस की ओर ड्राइव करने के बाद मिकी के कम्युनिकेटर से खबर आई। मिकी ने इसे देखा और दांत दिखाए। हमारा समर्थन आ गया है। हर कोई सन रह गया। इतनी जल्दी? मिकी ने कहा। कप्तान फू लांग ने उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दी। ये घटना बहुत खास है और यहाँ फेडरल यूनिवर्सिटी के नए छात्र हैं, इसलिए उन्होंने हमें लेने के लिए एक स्पेसशिप का उपयोग करने का फैसला किया है। इस पल काफिले के सामने एक स्पेसशिप रुका। जल्द ही दरवाजे खुले और बख्तरबंद योद्धाओं का एक दस्ता बाहर आया। कुछ कप्तान और प्रथम लेफ्टिनेंट बाहर आए। काफिला रुक गया और सैनिक पहरा देने के लिए बाहर गए, जबकि आर्य, मिकी और अन्य अधिकारियों के सामने आए। एक युवा कप्तान ने बाबाटोस पर अपनी नज़र जमाने से पहले सभी को देखा। मिकी ने अधिकारियों को सलाम किया। कप्तान के पद वाले युवक ने सिर हिलाया। पहले स्पेसशिप पर चढ़ जाओ। हर कोई चढ़ गया। फिर कप्तान ने आर्य को देखा।
सेकंड ग्रेड सोल्जर आर्य, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। आप सभी, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। ये कैदी, उसने बाबाटोस को देखा जो घावों से ढका हुआ था और उसका मुंह हेंट गया। ओह माय, ये ब्लेड डीमन किस दौर से गुजरा? वह ऐसा क्यों था? लेकिन उसने पूछा नहीं और जारी रखा, इसकी विशेष प्रकृति के कारण हम आत्महत्या को रोकने के लिए उसे पहले क्रायोस्लीप में भेजेंगे। आर्य ने बाबाटोस को देखा और सिर हिलाया। फिर आर्य और अधिकारी एक क्रायोस्लीप चैम्बर में आए और बाबाटोस को सुलाने के लिए भेज दिया। उसके बाद हर कोई आराम करने चला गया। ... 1 घंटे या उससे अधिक समय के बाद स्पेसशिप अंतरिक्ष स्टेशन पर रुका। इस पल कप्तान फूलांग पहले से ही चौराहे पर इंतजार कर रहे थे। हर कोई उनके पास आया। फूलांग मुस्कुराए जब उन्होंने कहा, आर्य, ललिता, इयान, इस बार कड़ी मेहनत करने के लिए धन्यवाद। मिशन की कठिनाई बदल गई। जब हम आपकी प्रवेश परीक्षा रिपोर्ट बनाएंगे तो हम इसे समझाएंगे। आर्य और अन्य ने सिर हिलाया। धन्यवाद कप्तान। फूलांग ने अपना सिर हिलाया। मुझे तुम लोगों को धन्यवाद देना चाहिए। उन्होंने बाबाटोस के चैम्बर को देखा और कहा, अगर तुम लोग नहीं होते तो इस बार काफ़ी लोग मर जाते। इसके अलावा हम इस ग्रह पर क्या हुआ इसकी पहली खबर पाने में सक्षम नहीं होते। तुम लोग अभी बहुत थक गए होगे, है ना? वापस जाओ और पहले आराम करो। हम पहले जानकारी इकट्ठा करेंगे। हम तुम्हें कल तुम्हारी सैन्य योग्यता और पुरस्कार देंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझना था कि क्या हुआ जिसने बाबाटोस को यहाँ भागने पर मजबूर किया। आर्य मुस्कुराया। ठीक है कप्तान, हम पहले आराम करने जाएंगे। फूलांग ने सिर हिलाया और युवा सैनिक को उनके डॉम में उनके साथ जाने का आदेश दिया। आर्य और अन्य ने कार में सैनिक का अनुसरण किया और चले गए। इस पल यश ने तना और मुस्कुराया। मैंने इस बार काफ़ी कुछ किया। मुझे शायद कम से कम एक कॉर्पोरल पदोन्नति मिलेगी। कियारा ने तंज कसा। ये स्पष्ट रूप से आर्य का प्रयास है। तुम अब अभिनय कर रहे हो। यश का मुंह हेंट गया। मैं जानता हूं कि मेरे प्रयास की तुलना आर्य से नहीं की जा सकती, लेकिन जब जानवरों की पहली लहर ने हमला किया तो मैंने 8 एब्स्ट्रस बीस्ट्स को मार डाला। ये निश्चित रूप से तुम लोगों से अधिक है। ठंडी ऋतिका ने कहा, क्या संयोग है, मेरे पास भी 8 हैं। यश का चेहरा सख्त हो गया जब उसने ऋतिका को अविश्वास से देखा। फिर उसने अपनी मुट्ठियों से सलाम किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास ऐसी शक्ति है। ये स्वर्ग को चौंका सकता है और देवताओं को आश्चर्यचकित कर सकता है। तुम्हारे लिए मेरा सम्मान पीली नदी की तरह अंतहीन है। हर किसी ने इसे निशब्दता से देखा। इस आदमी के पास उसके जितने ही हत्याएं थीं। उसकी तारीफ करना खुद की तारीफ करना था। इतना बेशर्म। इस पल यश ने इयान और ललिता को देखा। इयान, ललिता, तुम लोगों ने कितने मारे? वे सभी एब्स्ट्रस मार्शल स्टेट लेवल 2 थे। इयान ने धीरे से कहा, मैंने 9 मारे। ललिता मुस्कुराई और बोली, मैंने 12 मारे। 12। सबकी आंखें बाहर निकल आईं। वे समान कल्टिवेशन स्तर के थे, ललिता के पास इतना अधिक क्यों था? ललिता मुस्कुराई। अभ्यास के दिन आर्य ने मुझे जो युद्ध रणनीति समझाई थी वह बहुत प्रभावी थी। यह मेरी गॉड आर्ट के अनुरूप है। मैं इसके बारे में सोच रही थी, इसलिए मेरी युद्ध शक्ति में सुधार हुआ है। कियारा ने ईर्ष्या के साथ सुना। अन्य लोग भी ईर्ष्यालु थे। हर किसी के पास एक अलग गॉड आर्ट थी। उन्हें खुद सीखना था कि इसका सबसे अच्छा उपयोग कैसे किया जाए। ललिता के पास अब उपयोग का बहुत अच्छा तरीका था। इस पल वे डॉम में पहुंच चुके थे। हर कोई अपने अपने कमरों में चला गया। आर्य ने तना और अपने बिस्तर पर लेट गया। आज वास्तव में थोड़ा खतरनाक था। गनीमत थी कि वह काफ़ी मजबूत था, नहीं तो चीज़ें खराब होतीं। अगर उसके पास अभी भी वह शक्ति होती जो उसके पास कल थी, तो शायद उन्हें बेस पर वापस भागना पड़ता जब उन्होंने पहले रेत ईगल का सामना किया। आखिरकार उसकी कल की शक्ति रेत ईगल से बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं थी। आर्य ने अपना फ़ोन निकाला और ग्रुप चैट में अपनी सुरक्षा की सूचना दी और थोड़ी देर के लिए अलीशा और ईशानी के साथ बात की। आधे घंटे बाद आर्य ने अपना फ़ोन दूर रख दिया। उसने दांत दिखाए और उसके दिमाग की तनावपूर्ण स्थिति कम हो गई। उसे अच्छा लगा। आर्य ने बाहर देखा, अब पूरी तरह से अंधेरा था। वह अपने बिस्तर पर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। अभ्यास कल्टिवेशन 25वां ग्रह अब थोड़ा खतरनाक लग रहा था। अगर उसने कड़ी मेहनत नहीं की तो वह मर सकता है। वह जल्दी मरना नहीं चाहता था। वह हमेशा की तरह पॉकेट हंटिंग डायमेंशन में प्रवेश करना चाहता था। हालांकि इस बार आर्य चौंक गया। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसने पाया कि वह पॉकेट हंटिंग डायमेंशन में नहीं था। वह किसी अज्ञात अंधेरे स्थान में था। उसके सामने 2 मुट्ठी के आकार के प्रकाश के छल्ले तैर रहे थे। प्रत्येक छल्ले में दृश्य थे। पहले छल्ले में दृश्य बहुत परिचित था। आर्य ने उन प्यारे सफ़ेद खरगोशों और हरे भेड़ियों को देखा। दूसरे छल्ले में भी कुछ जीवित प्राणी थे। आर्य ने केवल एक प्रकार देखा था। ये ब्लैक स्केल्ड लेपर्ड्स थे जिनसे उसका सामना तब हुआ जब वह सफ़ेद खरगोश क्षेत्र से बाहर भागा।
आर्य ने दोनों छल्लों को सदमे में देखा। क्या इसका मतलब ये था कि वह चुन सकता था कि वह पॉकेट हंटिंग डायमेंशन में कहाँ प्रवेश करे? क्या पॉकेट हंटिंग डायमेंशन विकसित हो रहा था, या ये कुछ और था? ये पॉकेट हंटिंग डायमेंशन आखिर क्या था? आर्य ने सोचा कि उसने कल रात उस नर शेर को कैसे मारा। वह नर शेर निश्चित रूप से वहाँ सबसे मजबूत जानवर था। क्या इस नए छल्ले में ऐसा कोई जानवर होगा? अगर उसने उसे मार डाला तो क्या एक नया छल्ला दिखाई देगा? आर्य ने एक साहसी अनुमान लगाया, लेकिन उसे इसे सत्यापित करने की आवश्यकता होगी। आर्य मुस्कुराया। यह एक खेल जैसा लगा, स्तर दर स्तर। हालांकि अंदर मौत बहुत दर्दनाक थी। इसने उपयोगकर्ता अनुभव को प्रभावित किया। इसे एक बुरी समीक्षा दी जानी चाहिए। आर्य ने दूसरे छल्ले को छूने के लिए अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग किया। उसकी आंखें अंधेरे में डूब गईं। जब वह फिर से देख सकता था तो वह घास के मैदान में था। इस बार उसकी जीत का रास्ता अलग था। पॉकेट हंटिंग डायमेंशन में यह अभी भी एक और घास का मैदान था, भले ही वह दूसरे प्रकाश चक्र के माध्यम से प्रवेश किया था। आर्य यहाँ पहले भागा था। हालांकि जैसे ही वह यहाँ आया उसे उन कुछ ब्लैक स्केल्ड लेपर्ड्स ने पीट दिया। लेकिन अब सब कुछ अलग था। आर्य का कोर मार्शल स्टेट में शायद ही कोई मुकाबला था। वह बमुश्किल उन लोगों से लड़ सकता था जो अभी अपच ओपनिंग स्टेट तक पहुंचे थे। वह बहुत मजबूत था। उसने चारों ओर देखा। घास के मैदान के इस क्षेत्र में पिछले की तुलना में लंबी घास थी। घास 3 मीटर से अधिक लंबी थी। जानवरों और लड़ाइयों की लगातार दहाड़ें थीं। हवा खूंखारपन और लड़ाई की इच्छा से भरी थी। आर्य ने दूर के जानवर की दहाड़ सुनी। वह एक पल के लिए चुप रहा और एक गहरी सांस ली। आह, मैं इसे सूंघ सकता हूँ, शिकार की गंध। फिर आर्य ने शर्मिंदगी में अपना सिर खुजलाया। ये 34वीं पंक्ति थी जिसे वह सबसे ज्यादा कहना चाहता था जब वह अभी भी मंदबुद्धि था। पॉकेट हंटिंग डायमेंशन में कोई नहीं था, तो क्यों न खुद को ढीला छोड़ दिया जाए। फिर आर्य ने पूरी शक्ति के साथ अपनी विंड गॉड आर्ट और मानसिक शक्ति खोली और सतर्कता से चारों ओर देखा। आर्य परिपक्व शिकारी ऑनलाइन था। इस पल आर्य ने दाईं ओर देखा। घास की सरसराहट की आवाज थी। फिर 5-3 मीटर लंबे ब्लैक स्केल्ड लेपर्ड्स दिखाई दिए। उनके पास एक भयानक सींग और कोड़े जैसी पूंछ थी। उन्होंने अपनी काली आंखों से आर्य को देखा, एक परिचित नज़र दिखाते हुए। ये भूख की नज़र थी। आर्य का मुंह हैंट गया। क्या इन लोगों को लगा कि वह स्वादिष्ट था? वे लार भी टपका रहे थे। आर्य इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। यदि संभव हो तो वह उन्हें खाना चाहता था। हालांकि यहाँ मारे गए सभी जानवर धूल में बदल गए। दहाड़। उन्होंने अपने शरीर को थोड़ा नीचे किया और आर्य पर झपटे। उनके शरीर काली धारा में बदल गए। आर्य ने अपने होंठ उठाए। वह अब मूल वह नहीं था। इन तेंदुओं की शक्ति केवल कोर मार्शल स्टेट थी। उसके लिए ये बहुत कमजोर थी। आर्य की आंखों में एक लाल रोशनी चमकी और तुरंत हवा में 5 जीवंत लाल लपटें जली, तेंदुओं को घेर लिया। चीख। झुलसा देने वाली लपटों ने हवा को मोड़ दिया। तेंदुए काली स्पिरिट लाइट के साथ चमके, लेकिन आर्य की लपटों का बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सके। थोड़ी ही देर में मांस की तीव्र सुगंध हवा में फैल गई, जिससे आर्य की लार टपकने लगी। ओह माय, क्या यहाँ सभी जानवर इतने स्वादिष्ट थे? आर्य ने 5 तेंदुओं को धीरे धीरे धूल में बदलते देखा। उसकी आंखें उदासी से भरी थीं। पका हुआ मांस उड़ गया। जो कुछ भी बचा था वह प्रकाश के गोले थे। प्रत्येक तेंदुए ने 2 से 3 और भी गहरे लाल गोले छोड़े, साथ ही एक गहरा बैंगनी गोला भी। उनके पास और कुछ नहीं था। पॉकेट हंटिंग डायमेंशन में हर जीव गॉड आर्ट क्रिस्टल बॉलर्स नहीं छोड़ेगा। छोटे खरगोशों के पास वे नहीं थे। हालांकि आर्य ने दांत दिखाए, लाल गोलों में निहित तीव्र शक्ति को महसूस किया। मजबूत लाल गोलों के साथ उसकी स्पिरिट फोर्स कल्टीवेशन प्रगति बहुत तेजी से होगी। अपने वर्तमान शरीर के साथ वह निश्चित रूप से इस ऊर्जा का उपयोग कर सकता था। उसने 5 बैंगनी और 12 लाल गोले एकत्र किए और एक बार फिर उसने शिकार का रास्ता जारी रखा। वह सतर्कता से घास के माध्यम से चला गया। हालांकि आर्य को लगा कि वह बहुत मजबूत है, लेकिन वह जानता था कि ऐसे कई थे जो उससे ज़्यादा मजबूत थे। कम से कम वह बिजली वाला युद्ध घोड़ा और ग्रे छिपकली उससे ज़्यादा मजबूत थे। नया शिकार खोजने से पहले वह 10 मिनट से अधिक समय तक इधर उधर घूमता रहा। ये शिकार एक तेज सींगों की जोड़ी और चिकने फर वाला भेड़ जैसा जानवर था। उनमें से 10 से अधिक थे और वे 3 मीटर से अधिक ऊंचे थे। वे घास खा रहे थे, लेकिन जब उन्होंने आर्य की चीख महसूस की तो उन्होंने तुरंत सतर्कता से ऊपर देखा। फिर आर्य की निशब्द नज़र के नीचे उन्होंने अपने तेज दांत दिखाए और लाल आंखों के साथ आर्य पर हमला कर दिया। आर्य की आंखें ठंडी हो गईं। फायर गॉड आर्ट उमड़ पड़ी, तुरंत पूरी भीड़ को भून दिया। एक बार फिर उदासी के साथ आर्य ने मेमनों को धूल में बदलते देखा, लाल और बैंगनी प्रकाश के गोले पीछे छोड़ते हुए। उनके पास काले तेंदुओं के समान या उससे भी कम शक्ति थी, लेकिन उनकी शक्तियां भी कोर मार्शल स्टेट थीं।
गोलों को इकट्ठा करते हुए आर्य एक बार फिर चल पड़ा। कुछ घंटों बाद आर्य ने और जानवरों का शिकार किया। उनकी शक्तियां सभी कोर मार्शल स्टेट थीं। आर्य उलझन में था। क्या यहाँ के जानवर इतने कमजोर थे? क्या वह यहाँ अजेय था? ये सोचकर आर्य ने अपने हाथ अपने पीछे रख लिए और 45 डिग्री के कोण पर आकाश की ओर देखा। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी क्योंकि उसने आह भरी, अजेयता, इतना अकेलापन है। ये 5वीं पंक्ति थी जिसे वह सबसे ज्यादा कहना चाहता था। आर्य को लगा कि यह स्थिति के लिए पूरी तरह से उपयुक्त है। ठीक इसी पल आकाश अचानक काला हो गया। आर्य, क्या अभी दिन नहीं था? रोशनी अचानक बंद क्यों हो गई? कंपन क्यों थे? वह सूरज को देखने के लिए मुड़ा। फिर उसके चेहरे पर अब अजेयता, इतना अकेलापन है का भाव नहीं था। कुछ 100 किलोमीटर की सीमा वाले काले बादलों ने आकाश को ढक लिया और अत्यधिक गति से उसकी ओर उड़ रहे थे। आर्य ने इसे देखा और महसूस किया कि यह काला बादल नहीं था। यह मच्छरों जैसे जीवों का एक समूह था जो 4 मीटर लंबे थे। उन्होंने सूरज को ढक लिया। आर्य उन्हें गिन भी नहीं सकता था। आर्य बिना किसी हिचकिचाहट के भागा। ओह माय, ये किस तरह के मच्छर हैं? अगर वह सुई नीचे आती तो वह खत्म हो जाता। दहाड़ दहाड़ अनगिनत जानवरों ने भी भागना चुना। लंबी घास लगातार लहरा रही थी, यहाँ तक कि जमीन भी हिल रही थी। कुछ शक्तिशाली जानवर आकाश में चार्ज हुए। आर्य ने एक विशाल हरे पक्षी को देखा जिसके पंखों का फैलाव 100 मीटर से अधिक था और उसके शरीर पर हरी हवा घूम रही थी। उसने बिजली के सींग वाले युद्ध घोड़े को भी देखा जो 10 मीटर से अधिक ऊंचा था। इसके अलावा उसने ग्रे छिपकलियों को देखा जो 10 मीटर लंबी थीं। उसने अनगिनत शक्तिशाली जानवरों को देखा। वे सब बहती हुई रोशनी में बदल गए और दूर गायब हो गए। मच्छरों के समुद्र के मद्देनजर ऐसे भयानक जानवर भी भाग रहे थे। आर्य का चेहरा लाल था। वह बिल्कुल अजेय नहीं था। काला बादल एक तबाही की तरह था। हर जगह जहां ये गुजरा जानवर भयानक रूप से चीखते थे। लेकिन चीख केवल एक पल के लिए चली और रुक गई। आर्य का मुंह हैंट गया। इससे पहले कि वह उनके लिए दुखी हो पाता, उसकी आंखें अंधेरी हो गईं। उसे लगा कि उसे सूखा चूस लिया गया है। फिर उसने अपनी आंखें फिर से खोलीं और वह अपने डॉम में था। आर्य पूरी तरह से सन्न था। ये पहली बार था जब उसे लगा कि उसका पूरा शरीर खाली हो गया है। वह शांति से मर गया। इस प्रकार आर्य को बहुत दर्द महसूस नहीं हुआ। शायद यही एकमात्र योग्यता थी। उच्च स्तरीय नक्शे पर जाने के पहले दिन उसे बिग बॉस से भारी मार पड़ी थी। संख्या में शक्ति, समाजवादी मच्छर इतने भयानक थे। आर्य ने आह भरी और लाल गोलों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। वह अपनी स्पिरिट फोर्स कल्टिवेशन को सबसे ज्यादा बढ़ाना चाहता था। वह उसकी कमजोरी थी। उसने एक लाल गोले का उपयोग किया। तुरंत एक भयंकर शक्ति जो पूरी तरह से अलग स्तर पर थी उसके शरीर में बह गई। लेकिन उसका शरीर इस शक्ति को पूरी तरह से संभाल सकता था। ये शक्ति 2 भागों में विभाजित हो गई और उसके शरीर को पोषण देने लगी जबकि स्पिरिट फोर्स कल्टिवेशन में मदद करती थी। इस शक्ति से भौतिक शरीर में तेजी से सुधार नहीं हुआ, लेकिन उसकी स्पिरिट फोर्स कल्टिवेशन ने किया। स्पिरिट ची आर्य के शरीर में लगातार खींची जा रही थी। यह उसकी कोशिकाओं में बही, उन्हें चमका दिया। 1 घंटे बाद उसने लाल गोले का उपयोग करना समाप्त कर दिया। आर्य बिल्कुल नहीं रुका। उसने दूसरा उपयोग किया। मुझे कल्टिवेशन पसंद है। कल्टिवेशन मुझे खुश करता है। समय तेजी से बीत गया। आकाश नारंगी हो गया और फिर अंधेरा और फिर नीला। जब सूरज पहली बार उगा तो आर्य ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी काली आंखें क्रिस्टल की तरह चमक रही थीं। उसने अपने शरीर में अपार स्पिरिट फोर्स महसूस की और मुस्कुराया। उस रात उसकी स्पिरिट फोर्स कल्टिवेशन का स्तर शायद बढ़ गया। उच्च स्तर के लाल गोले बिल्कुल भी समान नहीं थे और आर्य ने अपने मानसिक डायमेंशन में लहराती हुई लौ द्वारा उत्सर्जित फायर गॉड आर्ट रहस्यों को महसूस किया। उसकी आंखें चमक उठीं। उसे फायर गॉड आर्ट कल्टिवेट करने की भी आवश्यकता नहीं थी और इसके रहस्य उसके दिमाग में बह रहे होंगे। उसकी फायर गॉड आर्ट मजबूत हो रही थी। उस शेर को हराने का इनाम बहुत बड़ा था। लौ कैसे खपत हो रही थी, इसके साथ यह आधा महीना चलना चाहिए। तब तक उसकी फायर गॉड आर्ट बहुत मजबूत होगी। शांत होने के बाद आर्य बिस्तर से उठा और तना। फिर वह खुद को साफ करने के लिए अपने कमरे से बाहर चला गया। जब वह समाप्त हो गया तो आर्य लिविंग रूम में आया। तुरंत एक और दरवाजा खुला और इयान कमरे से बाहर आया। इयान का उत्तम चेहरा शर्मा गया जब उसने नीचे देखा और धीरे से कहा, गुड मॉर्निंग आर्य। आर्य का मुंह हैंट गया। उद्धरण चिन्ह ... मॉर्निंग इयान। उसे नहीं पता था कि यह आदमी क्यों शर्मिंदा था, लेकिन आर्य को लगा कि यह व्यक्ति वास्तव में निराशाजनक था। उसे इयान से दूर रहने की जरूरत थी। फिर यश और जेवियर अपने कमरे से बाहर आए। तीनों ने खुद को साफ किया और सभी लिविंग रूम में बैठ गए। यश आर्य से चापलूसी करते हुए मुस्कुराया।
आर्य, ओम, क्या तुम्हारे पास अभी भी उस स्पिरिट फूड में से कुछ और है जो तुम्हारी जूनियर स्कूलमेट ने तुम्हारे लिए पकाया था? नहीं, आर्य ने उनकी दयनीय नज़रों को नज़रअंदाज कर दिया। क्या मजाक है, उसके पास खुद के लिए भी पर्याप्त नहीं था। यह अगले कुछ महीनों के लिए उसका सौंदर्य भोजन था। अगर उसने अलीशा का खाना खत्म कर दिया तो उसके पास कोई अतिरिक्त भंडार नहीं होगा। यहाँ तक कि उसने भी मामूली रूप से खाया। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वह इसे बाहर निकालने वाला था। आर्य के संकल्प को देखते हुए यश और जेवियर केवल अन्य चीजें खा सकते थे। अचानक दरवाजे पर दस्तक की आवाज हुई। आर्य की आंखों में एक हरी रोशनी चमकी और उसने दरवाजा खोलने के लिए विंड गॉड आर्ट का उपयोग किया। विंड गॉड आर्ट आलसी लोगों के लिए एकदम सही थी। ललिता और उसका समूह अंदर चला गया। आर्य ने ललिता की खुशहाल मुस्कान देखी और तुरंत कहा, ललिता, अगर तुम्हें पैसे मिले तो तुम्हें इसे मेरे साथ बांटना चाहिए। ललिता की मुस्कान एक पल के लिए जम गई। उसने अपनी आंखें घुमाईं और फिर कहा, मुझे एक सफलता मिली। क्या? यश ने ये सुना और उसका शरीर हिल गया। ललिता पहले से ही उससे ज्यादा मजबूत थी और अब जब वह फिर से टूट गई तो वह उससे बहुत आगे होगी। यहाँ तक कि जेवियर और इयान ने ललिता को सदमे में देखा। ऋतिका और अन्य स्पष्ट रूप से पहले से ही जानते थे। आर्य ने शांति से कहा, क्या संयोग है, मुझे भी अभी एक सफलता मिली है। एल्डर लिन ने उसके अहंकार को नियंत्रण में रखने के लिए कहा था। उसे बहुत जिम्मेदार होने की आवश्यकता थी। माहौल तुरंत शांत हो गया। ललिता की मुस्कान गायब हो गई क्योंकि उसने अपनी आंखें बाहर निकाल दी, अविश्वास में आर्य को देख रही थी। यश की दयनीय आवाज आई, मैं जीना नहीं चाहता। तुम लोग सब बिग बॉस हो, मेरी पीठ पीछे चुपके से मजबूत हो रहे हो। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो यंग ड्यूक बनने के लिए दृढ़ था, यश बहुत दबाव महसूस कर रहा था। आर्य ने यश को निशब्द होकर देखा। उसे लगा कि यह आदमी लोहान के तौर तरीकों की नकल करना पूरी तरह से भूल गया है। ऋतिका ने यश को घूरा, चुप रहो, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। बाकी सब ने यश को अजीब तरह से देखा। इसने उसे तुरंत रोक दिया। उन्हें भी ऐसा ही लगा, लेकिन यश ये कमीना अभी भी कराह रहा था। फिर नाश्ते के बाद आर्य और ललिता के प्रभाव के कारण हर कोई और कड़ी मेहनत करने लगा। उन्हें अभी तक फूलान का नोटिस नहीं मिला था, इसलिए हर किसी ने मार्शल आर्ट्स साथ ही साथ अपने अनुभव पर चर्चा करना शुरू कर दिया। कभी कभी अकेले कल्टीवेशन करने से चर्चा करना बेहतर होता था। यहाँ हर कोई एक प्रोडिजी था और उनका अपना अनूठा ज्ञान था। यहाँ तक कि आर्य को चर्चा से काफ़ी फायदा हुआ। जल्द ही सुबह बीत गई। दोपहर के भोजन के बाद वह युवा सैनिक फिर से उनके पास आया। फिर आर्य अन्य लोगों के साथ चर्चा कक्ष में युवा सैनिक का अनुसरण किया। अंदर पहले से ही 10 से अधिक लोग थे। बेस के उच्च अधिकारियों के अलावा 2 पुरुष और एक महिला सैन्य वर्दी पहने हुए थे। वे युवा थे। एक आदमी मेजर था, दूसरा आदमी और महिला कप्तान थे। तीनों को देखकर आर्य और उसका समूह थोड़ा सन्न था। ये तीनों उनके सीनियर स्कूलमेट्स थे। आर्य और अन्य ने तीनों को पहले देखा था। वे सभी तीसरे वर्ष के छात्र थे। सीनियर मेजर के रैंक के साथ उसे वांग वेंजे कहा जाता था। उसकी युद्ध शक्ति अपर्चर ओपनिंग स्टेट तक पहुंचने वाली थी। कप्तान के रैंक के साथ अन्य पुरुष सीनियर एंड्रू था और कप्तान के रैंक के साथ महिला जिलिन थी। उन सभी के पास कोर मार्शल स्टेट चरम युद्ध शक्ति थी। आर्य और अन्य को आते देख वांग वेंजे मुस्कुराया। जूनियर स्कूलमेट आर्य, तुम लोग यहाँ हो? आर्य ने उत्सुकता से पूछा। नमस्ते सीनियर स्कूलमेट, आप लोग क्यों आए? तीनों ने एक दूसरे को देखा और उनका मुंह हैंग गया। इस आदमी ने अभी भी पूछा कि वे क्यों आए। बेशक यह बाबाटोस के लिए था। अभ्यास के दौरान वे जानते थे कि आर्य बहुत शक्तिशाली था, लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ कि वे बहुत भोले थे। ये जूनियर स्कूलमेट केवल शक्तिशाली नहीं था, वह डरावना था। वे बाबाटोस के बारे में कुछ चीजें जानते थे। आखिरकार यह उनका संभावित दुश्मन था। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस ब्लेड डीमन प्रोडिजी को एक जूनियर स्कूलमेट द्वारा जीवित पकड़ लिया गया था जिसने अभी तक अपनी प्रवेश परीक्षा पूरी नहीं की थी। इस खबर को सुनकर हर कोई हतप्रभ था। वे वास्तव में जानना चाहते थे कि यह जूनियर स्कूलमेट क्या खाता था। वह इतना खूंखार क्यों था? एक पल के लिए माहौल अजीब हो गया। फिर वांग वेंजे मुस्कुराया। हमने बाबाटोस से पूछताछ करने का मिशन लिया। मेरी गॉड आर्ट आध्यात्मिक विश्लेषण है। पूछताछ के लिए यह अच्छा है। आर्य ने एहसास का रूप दिखाया। उसने पूछा, तो क्या पूछताछ के परिणाम मिले? ललिता और अन्य ने वांग वेंजे को उत्सुकता से देखा। वांग वेंजे ने भारी मन से कहा, कोई विशिष्ट परिणाम नहीं। बाबाटोस पर एक प्रतिबंध लगाया गया है कि वह यहाँ क्यों आया। अगर हम उसे छूते हैं तो प्रतिबंध बैकलैश करेगा। ये सुनकर उनके चेहरे गंभीर हो गए। बस प्रतिबंध का मतलब बहुत सी चीजें थीं। यदि जानकारी पर्याप्त महत्वपूर्ण नहीं थी तो प्रतिबंध क्यों लगाया जाएगा? वांग वेंजे ने जारी रखा, और हमें अन्य खबरें भी मिलीं।
बाबाटोस जैसे लगभग 5 शक्तिशाली प्राणी हैं जो 25वें ग्रह पर आए। यहाँ तक कि एक शक्तिशाली प्राणी भी है जो अपच ओपनिंग स्टेट तक पहुँच गया। आर्य, वे निशब्द थे, वे बस नौसिखिए थे। क्या वे बस प्रवेश परीक्षा को सुरक्षित रूप से पूरा करके युद्ध के मैदान को छोड़ नहीं सकते थे? यह ऐसा क्यों हो गया? क्या यहाँ कोई सोने की खान थी? हर कोई अमीर होना चाहता था। फूलान कड़वाहट से हंसे, हमने पहले ही उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी है। वे यहाँ शक्तिशाली लोगों को आने की व्यवस्था करेंगे। नवीनतम आगमन कल सुबह होगा। स्पष्ट रूप से फूलान बहुत असहाय थे कि उनकी जमीन पर क्या हुआ। शक्तिशाली प्राणी सीमित थे, वे आमतौर पर उच्च स्तरीय संसाधनों के लिए लड़ रहे थे। फूलांग ने आर्य और अन्य को देखा और मुस्कुराए, तुम लोगों ने इस बार बहुत योग्यता हासिल की है। आर्य की आंखें चमक उठीं और उम्मीद से कहा, क्या मेरा रैंक लेवल 2 सार्जेंट मेजर से ऊपर पदोन्नत किया जाएगा? आर्य को वास्तव में संसाधनों की ज्यादा आवश्यकता नहीं थी। पॉकेट हंटिंग डायमेंशन से उसे जो संसाधन मिले वे पर्याप्त थे। एक अधिशेष भी था, वह भी सबसे ज्यादा सैन्य रैंक चाहता था। हर बार जब ललिता उसके सामने लेवल 3 सार्जेंट मेजर का बैज पहनती थी तो उसे बहुत गुस्सा आता था। जब उसका रैंक उससे अधिक होगा तो वह उसके सामने कैसे दिखावा कर पाएगी? फूलांग मुस्कुराए, आर्य की इच्छा बहुत सरल है, लेवल 2 सार्जेंट मेजर काफ़ी है। आर्य और भी अधिक मुस्कुराया, क्या यह उच्च हो सकता है? 3 सीनियर स्कूलमेट्स मुस्कुराए। अंततः वान वेंजे ने कहा, जूनियर स्कूलमेट, बस बाबाटोस को जीवित पकड़ना एक बड़ी योग्यता है। आखिरकार वह अपच ओपनिंग स्टेट के करीब है। साथ ही हमें इस बार मिली जानकारी के साथ निश्चित रूप से तुम लेवल 2 सार्जेंट मेजर से ऊपर जा सकते हो। फूलांग मुस्कुराए, इस बार का इनाम यह है कि सेकंड ग्रेड सोल्जर आर्य को सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में पदोन्नत किया जाएगा और 80 के फेडरल कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स प्राप्त होंगे। लेवल 3 सार्जेंट मेजर ललिता को लेवल 2 सार्जेंट मेजर के रूप में पदोन्नत किया जाएगा और 5 के फेडरल कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स प्राप्त होंगे। सेकंड ग्रेड सोल्जर इयान को कॉपोरल के रूप में पदोन्नत किया जाएगा और 5 के फेडरल कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स प्राप्त होंगे। फूलांग ने धीरे धीरे पुरस्कारों की घोषणा की। यश और अन्य कॉपोरल तक पहुंचे, लेकिन सम्मानित फेडरल कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स बहुत कम थे। सबसे कम जेसिका केवल 2000 मिले, वह लगभग रो पड़ी। इस बार मुख्य योग्यता आर्य की थी, अन्य लोगों ने बस कुछ एब्स्ट्रस बीस्ट्स को मार डाला। 80 के फेडरल कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स काफ़ी मार्शल तकनीक और संसाधन खरीद सकते थे। उसका रैंक भी सेकंड लेफ्टिनेंट तक पहुंच गया। हालांकि यह छात्रों के लिए सिर्फ एक मानद रैंक था, पदोन्नति की गति डरावनी थी। यहाँ तक कि वांग वेंजे और अन्य ने आर्य को हरी आंखों से देखा। वे बहुत ईर्ष्यालु थे, उन्होंने पदोन्नति के अपने कठिन रास्ते के बारे में सोचा और रोना चाहते थे। विशेष रूप से एंड्रू और जिलिन, वे तीसरे वर्ष के थे और अभी भी केवल एक कप्तान थे। आर्य ने सलाम किया और नया रैंक स्वीकार किया, उसे बहुत अच्छा लगा। अब ललिता को उसे ऑफिसर कहना होगा। जहां तक फेडरल कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स की बात है, इसे उसके खाते में स्थानांतरित कर दिया गया था। फूलांग आर्य को देखकर मुस्कुराए, बधाई हो सेकंड लेफ्टिनेंट आर्य। आर्य मुस्कुराया, धन्यवाद कमांडर। फिर फूलांग फिर से गंभीर हो गए, जब कल समर्थन आएगा तो हमें ये जांचने की आवश्यकता होगी कि ब्लेड डीमन क्या जानता है, इसलिए मिशन बदल सकते हैं। आज सब आराम करें। आर्य और अन्य ने सिर हिलाया। हाँ कमांडर। वांग वेंजे मुस्कुराया, जूनियर स्कूलमेट, हम तुम्हारे साथ चलेंगे, हमारे डॉम एक ही जगह पर हैं। एंड्रू और जिलिन ने सिर हिलाया। हाँ जूनियर स्कूलमेट, हम भी तुम्हारे साथ अभ्यास करना चाहते हैं। तीनों की आंखें चमक उठीं। वे आर्य की युद्ध शक्ति के बारे में काफ़ी उत्सुक थे। वे देखना चाहते थे कि यह जूनियर स्कूलमेट कितना प्रतिभाशाली था। स्वाभाविक रूप से आर्य ने 3 सीनियर स्कूलमेट्स के अनुरोध को अस्वीकार नहीं किया। वह भी मजबूत लोगों के साथ अभ्यास करना चाहता था। कहावत क्या थी, यदि आप बाहर नहीं जाएंगे तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आप कितने नौसिखिए थे। आर्य को लगा कि वह अब बहुत घमंडी था। सीनियर स्कूलमेट उसे यह महसूस करने दे सकता था कि वह अभी भी एक नौसिखिया था। इस प्रकार समूह बैठक कक्ष से निकल गया और अपने डॉम में लौट आया। वांग वेंजे और उनके समूह ने अभी तक अपने कमरे भी व्यवस्थित नहीं किए थे और आर्य और अन्य को नीचे खींच लिया। सैन्य अधिकारियों के आराम करने के लिए डॉम के पास एक बड़ा ट्रेनिंग ग्राउंड था। आर्य और अन्य को 3 उत्साहित सीनियर स्कूलमेट्स द्वारा बेबसी से यहाँ खींचा गया था। यहाँ 10 मंच थे और प्रत्येक मंच कुछ 100 मीटर लंबा और चौड़ा था। मंचों पर पहले से ही कुछ लोग लड़ रहे थे, लोग देख रहे थे और जयकार भी कर रहे थे। दृश्य आग पर था। जब आर्य और अन्य ने प्रवेश किया तो उन्हें लगा कि उनका खून उबल गया है। वांग वेंजे मुस्कुराया, प्रत्येक जिले में ऐसा ट्रेनिंग ग्राउंड होता है। कई लोग ब्रेक लेते समय खेलने आते थे। कुछ लोगों के पास छोटे दांव और चीजें होती थीं।
जिलिन मुस्कुराए। मुझे याद है कुछ दिन पहले एंड्रू ने प्रोडिजी बैरक्स के एक प्रोडिजी के साथ शर्त लगाई थी। ऐसा लग रहा था कि उसने 50 के फेडरल कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स खो दिए। एंड्रू का चेहरा लाल हो गया। कौन जानता था कि शी जोंग, वह कमीना, बिना कुछ कहे सफलता प्राप्त कर लेगा। उसका दिल काला है। जिलिन ने खर्राटे भरे। पफ, क्या तुम कहते अगर तुम होते? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एंड्रू निशब्द था। वह मुफ्त पैसे को अस्वीकार करने वाला नहीं था। क्या 50 के फेडरल कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स एक छोटा जुआ था? ओह माय! आर्य को एहसास हुआ कि वह इतना गरीब था कि वह केवल एक बार छोटा जुआ खेल सकता था। वास्तव में जुआ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक था। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। जहां तक ललिता और अन्य की बात है, वे एक छोटा जुआ भी नहीं कर सकते थे। वांग वेनजे मुस्कुराया। ठीक है, एंड्रू का मजाक उड़ाना बंद करो। चलो खेलते हैं। जिलिन और एंड्रू की आंखें चमक उठीं। उनकी युद्ध शक्ति बाबाटोस के समान थी। वे भी कोल मार्शल स्टेट चरम पर थे। अगर वे अपनी जान से लड़ते तो वे उन लोगों से लड़ सकते थे जो अभी अपच ओपनिंग स्टेट में प्रवेश कर चुके थे। वे आर्य के बारे में बेहद उत्सुक थे जो उनके बराबर बाबाटोस को पकड़ सकता था। जिलिन ने आर्य पर एक मोहक नज़र डाली। जूनियर स्कूल में आर्य, चलो पहले अभ्यास करें। आर्य मुस्कुराया और सिर हिलाया। जरूर। जिलिन ने जमीन पर थपथपाया और गायब हो गई। अगले ही पल वह मंच पर दिखाई दी। आर्य ने पीछा किया और उसके विपरीत खड़ा हो गया। बाकी सब ने प्रत्याशा के साथ देखा। लोग दूसरों की लड़ाइयों को देखकर अपनी गलतियों का एहसास कर पाएंगे। यह विशेष रूप से प्रोडिजीज के बीच लड़ाई के मामले में था। जिलिन ने मुट्ठियां बनाईं और कहा, जूनियर स्कूल में मैं हमला करने जा रही हूं। फिर उसने मंच पर लात मारी। गड़गड़ाहट, एक चौंकाने वाली आवाज आई। बेहद सख्त जमीन पर एक उथली खाई बन गई। जिलिन ने आर्य पर हमला किया। जिलिन से शक्तिशाली स्पिरिट फोर्स महसूस करते हुए आर्य क्रिस्टल रंग के साथ चमका। स्ट्रेंथ गॉड आर्ट का 5 गुना सक्रिय हो गया। पूर्ण शक्ति वाली विंड गॉड आर्ट सक्रिय हो गई। हालांकि जिलिन ने किसी गॉड आर्ट का उपयोग नहीं किया, लेकिन उसका स्पिरिट फोर्स कल्टीवेशन स्तर उससे बहुत अधिक था। आर्य के बगल में पहुंचने पर जिलिन द्वारा बनाई गई ची लहर ने उसके बाल उड़ा दिए। उसकी छोटी मुट्ठियां बर्बर ची के साथ भींची हुई थीं, जिसने आर्य को डरा दिया। ओह माय! ये सीनियर स्कूल में शायद उसी प्रकार की है जैसे वह शराबी। उसे लोगों को अपनी मुट्ठियों से तोड़ना पसंद था। आर्य ने अपने हाथ खोले और हरी हवा बहने लगी जब उसने उसकी मुट्ठियों को रोक दिया। भयानक शक्ति उसकी मुट्ठियों से फट पड़ी। इसने आर्य की विंड गॉड आर्ट को फाड़ दिया और उसकी हथेली से टकराए। गड़गड़ाहट, ये कच्ची शक्ति का टकराव था। ची लहर सभी दिशाओं में फैल गई। गड़गड़ाहट की आवाज़ ने पूरे ट्रेनिंग ग्राउंड को भर दिया, जिससे उन दर्शकों और लड़ रहे अधिकारियों ने देखा। मुझे देखने दो कि कौन से देवता लड़ रहे थे। आर्य का मुंह हैंग गया। उसके हाथ दुख रहे थे। वह सही था, उसकी मुट्ठियां बहुत सख्त थीं। वह नैना के समान प्रकार की थी। अगर उसने फायर गॉड आर्ट का उपयोग नहीं किया तो ऐसा लगा कि वह जीत नहीं सकता। जिलिन ने फिर से आर्य पर हमला किया। आर्य ने अभ्यास में सीखे गए युद्ध के अनुभव के बारे में सोचा और इसका उपयोग करना शुरू कर दिया। दोनों मंच पर इधर उधर चमके, टकराए। गड़गड़ाहट की आवाज़ें बिना रुके आईं। ललिता और अन्य जिलिन की स्पिरिट फोर्स द्वारा संरक्षित थे। जिलिन ने सदमे में कहा, जूनियर स्कूल में आर्य की विंड और स्ट्रेंथ गॉड आर्ट अभ्यास के समय की तुलना में बहुत मजबूत हैं। एंड्रू ने अविश्वास में सिर हिलाया। हालांकि जिलिन ने अभी तक गॉड आर्ट का उपयोग नहीं किया है, ये शक्ति कोल मार्शल स्टेट लेवल 8 पर है। वे सब वहां थे जब आर्य ने फ्रांसिस से लड़ाई की थी। उस समय का आर्य मौजूदा उससे बिल्कुल तुलना नहीं कर सकता था। लेकिन समस्या ये थी कि केवल कुछ ही दिन हुए थे। कुछ ही दिनों में आर्य की स्ट्रेंथ और विंड गॉड आर्ट में इतना सुधार हुआ। उन्हें लगा कि वे एक सपने में जी रहे हैं। वे तीसरे वर्ष में सबसे मजबूत नहीं थे, लेकिन वे काफ़ी उत्कृष्ट थे। ये ठीक था कि उन्हें दूसरे वर्ष के शीर्ष प्रोडिजीज ने पीछे छोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें एक नए छात्र द्वारा पीछे छोड़ दिया जाएगा जिसने पंजीकरण भी पूरा नहीं किया था। ये जूनियर स्कूल में बहुत डरावना था। ललिता और अन्य ने बिना पलक झपकाए देखा, ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि वे क्या कर सकते हैं। आर्य को देखने के बाद लगभग सभी ने कल्टीवेशन में कड़ी मेहनत की। वे हजारों साथियों द्वारा सराहे गए प्रोडिजीज थे। अब जब आर्य ने उन्हें बहुत पीछे छोड़ दिया तो वे संतुष्ट नहीं थे। ललिता ने लगभग आर्य को बड़े होते देखा और उसे आगे और आगे बढ़ते देखा। उसका गौरव इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। उसकी प्रतिभा निराशाजनक थी, लेकिन उसे लगा कि वह 10 गुना कड़ी मेहनत के माध्यम से स्थिति को बचा सकती है। दर्शकों की आंखें बाहर निकल आईं। ओह माय, ये दोनों कौन हैं? यहाँ तक कि हम प्रथम लेफ्टिनेंट ऐसी शक्ति की तुलना नहीं कर सकते। वे बहुत छोटे भी हैं। वे हमारे ग्रह पर क्यों आए? गड़गड़ाहट, एक और टकराव में दोनों अलग हो गए।
आर्य ने हैरान जिलिन को देखा और अपना हाथ लहराया। उसके हाथ सुन्न थे। उसने अभ्यास में सीखे गए सभी युद्ध के अनुभव को मिलाने के लिए एक बैंगनी गोले का उपयोग किया। वह अब और भी बेहतर लड़ सकता था। जिलिन का दिल सदमे से भरा था। पूर्ण शक्ति के मामले में आर्य उसकी तुलना नहीं कर सकता था। हालांकि उसका युद्ध का अनुभव भयानक गति से बढ़ रहा था। उसने उसके हमलों से इतनी अच्छी तरह निपटा कि अंततः उसे ये भी नहीं पता था कि अब हमला कैसे किया जाए। यह क्या था? उसकी प्रगति इतनी भयानक क्यों थी? उसे लगा कि वह अपना आत्मविश्वास खो रही है। कुछ पलों बाद जिलिन मुस्कुराए। जूनियर स्कूलमेट आर्य, आपने अभी जो शक्ति दिखाई उससे आप बाबाटोस को जीवित नहीं पकड़ पाएंगे। सीनियर स्कूलमेट अब पूरी शक्ति का उपयोग करने जा रही है, पीछे मत हटना। वह वास्तव में जानना चाहती थी कि अब उसकी सीमा कहाँ थी। हालांकि वह आमतौर पर अपनी गॉड आर्ट का उपयोग नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब वह इसका विरोध नहीं कर सकती थी। आर्य ने सिर हिलाया। चिंता मत करो सीनियर स्कूलमेट, मैं पीछे नहीं हटूंगा। जिलिन मुस्कुराए और फिर उसका शरीर चटका। उसकी पतली आकृति फूल गई। मांसपेशियों के विशाल ढेर बढ़ गए। उसके उत्तम चेहरे के साथ दृश्य बदल गया। आर्य ने जिलिन की भारी भरकम आदमी की आकृति को बदहवासी में देखा जो उसके सुंदर चेहरे के विपरीत थी। उसने अपना मुंह खोला लेकिन कुछ कह नहीं सका। ओह माय गॉड, आयरन बाबी, सीनियर स्कूलमेट जैसी प्यारी लड़की का इसमें बदलना काफी डरावना था। सैन्य वर्दी की गुणवत्ता बहुत अच्छी थी। हालांकि जिलिन दुगनी बड़ी थी, फिर भी वर्दी ने अपना रूप बनाए रखा। जिलिन ने अपना सिर खुजलाया। मेरी गॉड आर्ट बंजक गॉड बॉडी है। यह एक शक्तिशाली शरीर गॉड आर्ट है, लेकिन मैंने इसे अभी तक अच्छी तरह से नहीं सीखा है, इसलिए जब मैं बदलती हूं तो ऐसा होगा। जब मैं इसे बेहतर सीखूंगी तो ऐसा नहीं होगा। इसलिए वह अपनी गॉड आर्ट का उपयोग नहीं करना चाहती थी। इससे पहले कि वह पूरी तरह से इसमें महारत हासिल कर पाती, ये बहुत बदसूरत थी। आर्य मुस्कुराया। सीनियर स्कूलमेट का परिवर्तन बहुत मजबूत है। उसकी गॉड आर्ट स्पष्ट रूप से बहुत शक्तिशाली थी। अकेले उसके शरीर की कंपन शक्ति हवा को हिला रही थी। उसके पास वही ची थी जो बाबाटोस ने पूरी शक्ति का उपयोग करते समय की थी। आर्य की आंखों में एक लाल रोशनी चमकी। चूंकि वह पूरी शक्ति का उपयोग करना चाहती थी, वह उसका साथ देगा। अचानक एंड्रू सन रह गया। वांग वेंजे ने पूछा, क्या बात है? एंड्रू का मुंह हैंक गया और उसने कड़वाहट से कहा, शायद मैंने गलत महसूस किया। वांग वेंजे। जिलिन ने मंच पर जोर से पैर जमाए और मिश्र धातु का मंच उसके पैरों के नीचे टूट गया। उसकी चीज ज्वालामुखी की तरह फट गई। आर्य जीवंत लाल लपटों और हरी हवा से घिरा हुआ था। उसने अपनी मुट्ठी भींचते हुए उसकी प्राचीन बर्बरची को नजरअंदाज कर दिया। आग और हवा आपस में लिपट गए। एक भयानक मुट्ठी चार्ज की जा रही थी। आर्य ने मुक्का मारा। गड़गड़ाहट। लाल हरी मुट्ठी का बल जिलिन की ओर टकराया। हवा झुलसा देने वाली गर्म हो गई। मुट्ठी के बल ने सांस लेना मुश्किल बना दिया। गनीमत थी कि यहाँ के अधिकारी कमजोर नहीं थे, अन्यथा बस वह बल निम्न स्तरीय मार्शल आर्टिस्ट्स को कुचलने के लिए पर्याप्त था। बहुत शक्तिशाली। जिलिन ने अपने दांत भींचे और अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया। उसने दोनों मुट्ठियों से मुक्का मारा, भयानक मुट्ठी का बल छोड़ा। गड़गड़ाहट। दर्शकों ने बहुत दबाव महसूस किया। वे कमजोर लोग लगभग घायल हो गए। ललिता और अन्य सबसे कमजोर थे, लेकिन वे वांग वेंजे द्वारा संरक्षित थे, इसलिए वे दूसरों की तुलना में बेहतर स्थिति में थे। प्रकाश के बिखरने के बाद जिलिन ने अपनी गॉड आर्ट को दूर कर दिया। उसने अपने मुंह से कुछ खून पोंछा और आर्य पर एक मोहक नजर डाली। जूनियर स्कूलमेट आर्य मेरे साथ नर्म होने के लिए काफी सज्जन है। मैं हार गई, तुम वास्तव में मजबूत हो। अंतिम समय में आर्य ने अपनी गॉड आर्ट का कुछ हिस्सा वापस ले लिया और उसे बुरा नहीं दिखाया। वह वास्तव में एक अच्छा जूनियर स्कूलमेट था। आर्य का मुंह हैंक गया ये सोचकर कि वह पहले एक भारी भरकम आदमी थी। आर्य एंड्रू पर मुस्कुराया। सीनियर स्कूलमेट एंड्रू, चलो हम भी एक अभ्यास करते हैं। उसे उम्मीद थी कि वह एंड्रू से कुछ अलग सीखेगा। हालांकि एंड्रू ने आर्य को बदहवासी में देखा, जैसे कि वह किसी भूत को देख रहा हो। एंड्रू, जिलिन ने भौहें सिकोड़ी। इस जूनियर स्कूलमेट के बारे में उसकी काफी अच्छी धारणा थी। यह आदमी जूनियर स्कूलमेट को इस तरह क्यों देख रहा था? एंड्रू होश में आया और उसका मुंह हैंक गया। कुछ नहीं, मैं बस चुप रहना चाहता था। फिर जिलिन और वांग वेंजे थोड़ा जम गए। वे जानते थे कि एंड्रू के पास भी फायर गॉड आर्ट थी। उसे इस तरह देखकर दोनों ने एक दूसरे को देखा और कहा, एंड्रू, क्या बात है? तुम जूनियर स्कूलमेट के साथ अभ्यास नहीं करना चाहते? एंड्रू का शरीर अकड़ गया जब उसने बेजान होकर कहा, मैं वास्तव में नहीं चाहता। आर्य की फायर गॉड आर्ट मेरी तुलना में बहुत बेहतर है। जब उसने उस फायर गॉड आर्ट का उपयोग किया तो अग्नि तत्वों ने मुझे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। एंड्रू अब एक परित्यक्त बच्चे की तरह लग रहा था। ये देखकर आर्य को अजीब लगा, लेकिन एक अजीब नज़र भी थी। वह बहुत निर्दोष था। वह एंड्रू को इस तरह कुचलना नहीं चाहता था।
वांग वेनजे मुस्कुराया। जूनियर स्कूल में आर्य 3 गॉड आर्ट्स में बहुत कुशल है। ये प्रतिभा है। एंड्रू, बुरा मत मानो। जूनियर स्कूलमेट हमारा दुश्मन नहीं है। गॉड आर्ट के अपने वर्तमान स्तर के साथ शायद तुम गॉड आर्ट मार्शल तकनीक को कल्टीवेट कर सकते हो। गॉड आर्ट मार्शल तकनीक। ललिता अपनी आंखें बाहर निकलने से रोक नहीं सकी जब उसने सदमे में पूछा। आर्य गॉड आर्ट मार्शल तकनीक कल्टीवेट कर सकता है? आर्य, उसने दोनों को देखा। यहाँ हर कोई सीखा हुआ था, केवल वह एक नौसिखिया था। उसने अपना सिर खुजलाया और पूछा, सीनियर स्कूल में गॉड आर्ट मार्शल तकनीक क्या है? वांग वेनजे ने आकांक्षा के साथ कहा, गॉड आर्ट मार्शल तकनीक को कुछ जातियों में दैवीय कला कहा जाता है। यह एक ऐसी कला है जिसका उपयोग केवल गॉड आर्ट के माध्यम से किया जा सकता है। यह जरूरी नहीं कि एक हमला हो, इसमें अन्य क्षमताएं भी हैं जैसे कि दूरस्थ दृष्टि। कहा जाता है कि जब शक्तिशाली लोग इसका उपयोग करते हैं तो वे कुछ आकाशगंगाओं को दूर देख सकते हैं। उनकी आंखों से कुछ भी छिप नहीं सकता। हर दैवीय कला गॉड आर्ट का एक गहरा स्तर का उपयोग थी। केवल वास्तव में प्रतिभाशाली प्रोडिजीज ही इससे सीखने में सक्षम होंगे। इसके उपयोग के लिए बहुत अधिक आवश्यकताएं हैं। फिर उसने कहा जाता है कि गॉड आर्ट मार्शल तकनीकें कॉस्मिक सिस्टम स्टेट और उससे ऊपर के शक्तिशाली प्राणियों द्वारा बनाई गई कलाएं हैं जब वे ब्रह्मांड के नियम को समझते थे। पूरी मानव जाति के पास इनमें से केवल कुछ ही हैं। कुछ को मानव जाति के संतों द्वारा बाहर से लाया गया था। आर्य ने अपनी आंखें खोलीं। यह इतना कीमती है। वांग वेनजे मुस्कुराया, बेशक यह एक मार्शल आर्टिस्ट की शक्ति में काफ़ी बड़ी वृद्धि लाता है। पूरे फेडरल यूनिवर्सिटी में केवल चौथे वर्ष के सबसे प्रतिभाशाली सीनियर स्कूलमेट के पास गॉड आर्ट मार्शल तकनीक हो सकती है। हालांकि वे इस परीक्षण में नहीं आए क्योंकि उनके पास अन्य मिशन हैं। वांग वेनजे मुस्कुराया। जूनियर स्कूलमेट आर्य की प्रतिभा के साथ वह शायद 4 साल में एक गॉड आर्ट मार्शल तकनीक सीख सकता है। जिलिन ने कहा, मुझे लगता है कि वह 2 साल में एक सीख सकता है। उसने आर्य को धीरे धीरे मजबूत होते देखा। उस भयानक सीखने की क्षमता ने उसे लगभग एक वैरागी बना दिया। वांग वेनजे ने जिलिन को सदमे में देखा। उसे लगा कि वह पहले से ही आर्य को बहुत मानता था और फिर भी जिलिन ने उसे और भी ऊंचा सोचा। वह मुस्कुराया और इससे इनकार नहीं किया। गॉड आर्ट मार्शल तकनीक की कीमत 10 लाख से अधिक फेडरल कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स है। जब आर्य इसे वहन कर सके तब हम इसके बारे में बात करते हैं। आर्य का मुंह हैंग गया। उसके पास केवल 80,000 फेडरल कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स थे। वह गरीबी में था। वांग वेनजे ने ललिता और उन्हें देखा और मुस्कुराया, जब तक समय है मैं तुम लोगों को थोड़ा सिखाऊंगा। ये लोग उसके सभी जूनियर स्कूलमेट्स थे। वे थोड़ा करीब हो सकते थे। हालांकि अभी हर कोई सिर्फ छात्र था, लेकिन एलीट क्लास के अधिकांश छात्र मानव जाति में उच्च स्तर तक पहुंचने में सक्षम होंगे। वे लगभग एक दूसरे को हर जगह देखेंगे। इस प्रकार एक सीनियर स्कूलमेट का जूनियर स्कूलमेट की मदद करना एक परंपरा थी। यश और बाकी मुस्कुराए, धन्यवाद सीनियर स्कूलमेट। फिर वांग वेनजे आर्य को देखकर मुस्कुराया। जूनियर स्कूलमेट आर्य, हम तुम्हें कुछ भी नहीं सिखा सकते। यदि संभव हो तो तुम उन्हें भी सिखा सकते हो। आर्य ने सिर हिलाया। कोई बात नहीं, मैं ललिता को सिखाऊंगा। वह बहुत अच्छा महसूस कर रहा था कि वह अचानक एक शिक्षक बन गया। फिर आर्य ने ललिता को गंभीरता से देखा। ललिता, अब मैं तुम्हारा शिक्षक हूँ। मुझे टीचर आर्य कहो। ललिता का मुंह हैंग गया। आर्य के गंभीर चेहरे को देखकर उसने दांत भींचे। टीचर आर्य। आर्य, ये कमीना, वह इसे याद रखने वाली थी। आर्य ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। ठीक है, शुरू करते हैं। फिर आर्य ने ललिता को पढ़ाना शुरू किया। उसकी गॉड आर्ट स्पिरिट आई थी, इसलिए आर्य ने उसे युद्ध तकनीक सिखाने पर ध्यान केंद्रित किया। ... रात हो गई। अधिकारी आते जाते रहे। हर बार जब कोई नया आता तो वे युवाओं के समूह को उत्सुकता से देखते। इस पल वांग वेनजे मुस्कुराया, चलो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। शायद कल नए मिशन होंगे। आर्य, जिसने अभी ललिता की तलवार अपनी उंगली से पकड़ी थी, उसे दूर झटका दिया और तना। मैं भूखा हूँ। ललिता बहुत नाराज थी। उन कुछ घंटों के दौरान वह एक बार भी आर्य को धमकी नहीं दे पाए। उसे आखिरकार एहसास हुआ कि उसके और आर्य के बीच कितना बड़ा अंतर था। हालांकि यह आदमी ऐसा कर रहा था जैसे उसे बिल्कुल परवाह नहीं थी। इससे उसका गौरव फिर से आहत हुआ। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प चमक उठा। उसे और कड़ी मेहनत करनी थी ताकि वह उसके चेहरे पर थप्पड़ मार सके। फिर सब साथ खाने गए। वांग वेनजे और अन्य ने उन्हें स्कूल की दिलचस्प कहानियों के बारे में बताया। इससे वे यूनिवर्सिटी के बारे में और भी उत्सुक हो गए। 1 महीने बाद उनकी प्रवेश परीक्षा समाप्त हो जाएगी और वे आधिकारिक तौर पर स्कूल में प्रवेश करेंगे। रात के खाने के बाद वे अपने अपने कमरों में चले गए। आर्य ने अपने सेकंड लेफ्टिनेंट रैंक की फ़ोटो ली और फिर उसे ग्रुप चैट में भेज दिया। आर्य, आज से मैं सेकंड लेफ्टिनेंट आर्य हूँ।
अलीशा, सीनियर भैया बहुत अद्भुत हैं। लेकिन आपको इतनी जल्दी पदोन्नति कैसे मिली? ईशानी, आर्य, क्या तुमने आज कोई खतरनाक मिशन किया? आर्य की मुस्कान जम गई। वह इसके बारे में पूरी तरह से भूल गया था। आते ही उसे सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में पदोन्नत किया गया। ईशानी और अलीशा दोनों बहुत चतुर थीं। वे इसका जल्दी से अनुमान लगाने में सक्षम होंगी। वह केवल स्पष्ट रूप से कह सकता था कि उसने एक महत्वपूर्ण मिशन पूरा किया। ग्रुप चैट सन्नाटे में पड़ गई। ग्रह नीलम पर ईशानी बिस्तर पर करवट बदल रही थी और एक जटिल भावना के साथ अपने फ़ोन पर संदेशों को देख रही थी। उसने वही पांडा खिलौना निकाला जो आर्य के पास था और चांद को देखा। उसकी आंखें चिंतित थीं। भैया, सुरक्षित रहना। उसने फिर टाइप किया, भैया, सुरक्षित रहना। उन मिशनों को मत करना जिनमें आप आश्वस्त नहीं हैं। घर पर लोग आपके बारे में चिंता कर रहे हैं। हालांकि वह सेंड बटन दबाने में सक्षम नहीं थी। उसने इसे हटा दिया और फिर से टाइप किया। ईशानी, ठीक है, लेकिन अगर तुम फिर से उन खतरनाक मिशनों को करते हो तो तुम मर गए। स्माइली फेस। उसने अपना फ़ोन अपनी स्टोरेज रिंग में रखा और उसे छुआ। फिर वह बैठ गई और कल्टीवेट करने के लिए प्रकाश के गोलों का उपयोग किया। वह तेजी से बढ़ेगी ताकि वह उसके साथ रह सके। अलीशा के कमरे में प्यारी नीले बालों वाली लड़की ने चांद को देखा। उसका चेहरा भी चिंता से भरा था। कुछ पलों बाद उसने एक फरिश्ते जैसी मुस्कान दिखाई और टाइप किया, अलीशा, सीनियर भैया वास्तव में अद्भुत हैं। लेकिन आपको सुरक्षित रहने की ज़रूरत है। जब आप वापस आएंगे तो मैं आपके लिए खाना बनाऊंगी। मैंने हाल ही में कई नए व्यंजन सीखे हैं। फिर उसने अपना फ़ोन दूर रख दिया और अपने पिता की स्पिरिट शेफ डायरी को पलटना शुरू कर दिया। जब वह वापस आएगा तो वह उसे एक सरप्राइज देगी। आर्य ने उनके संदेशों को देखा और अपना सिर खुजलाया। उसे लगा कि वह अब काफ़ी सुरक्षित है। कल्टिवेशन मजबूत होना ही सच्ची सुरक्षा थी। फिर वह बैठ गया और पॉकेट हंटिंग डायमेंशन में चला गया। उसने नया नक्शा चुना। घास का मैदान फिर से उसकी आंखों में आ गया। स्लाइस। हवा का एक झोंका उसके पीछे आया। आर्य की आंखों में हरी रोशनी चमकी और वह गायब हो गया। एक विशाल काला एनाकोंडा जो दसियों मीटर लंबा था उस जगह पर झपटा जहां आर्य था। आर्य एनाकोंडा के बगल में दिखाई दिया। आग की रोशनी और हवा उसके चारों ओर चमकी। उसने एनाकोंडा पर कदम रखा। गड़गड़ाहट। भयानक शक्ति ने एनाकोंडा को आधा काट दिया। घाव जले हुए निशानों से भरा था और वहां भुने हुए मांस की गंध थी। स्लाइस। खून हर जगह बिखर गया। अपार दर्द ने एनाकोंडा को पागल कर दिया क्योंकि उसने हर जगह हमला किया। घास और कीचड़ बिखर गया। धरती धंस गई। आर्य की आंखों में हरी और लाल रोशनी चमकी। हवा और आग के ब्लेड ने एनाकोंडा के रेंगते हुए सिर को काट दिया। गति रुक गई और शरीर धीरे धीरे धूल में बदल गया, कुछ प्रकाश के गोले पीछे छोड़ते हुए। आर्य ने इसे देखा और निराशा में हौंफ लिया। यह अभी भी लाल और बैंगनी प्रकाश के गोले थे, कोई गॉडार्ड गोले नहीं। वास्तव में क्या ये जानवर बहुत कमजोर थे? एनाकोंडा लगभग कोर मार्शल स्टेट लेवल 9 था, लेकिन उसने फिर भी इसे तुरंत मार दिया। कोई गॉडार्ड नहीं थी। क्या ये हो सकता है कि केवल अपच ओपनिंग स्टेट जानवरों के पास गॉडार्ड्स हों? आर्य निराश था। अगर वह अब अपच ओपनिंग स्टेट जानवरों को खोजने जाता तो क्या वह जीना नहीं चाहता था? अगर यह एक प्रारंभिक स्तर का अपच ओपनिंग स्टेट था तो वह इससे लड़ने के बारे में सोच सकता था। ये 50-50 था। जहां तक उच्च स्तर वालों की बात है, वे कुछ ऐसा नहीं थे जिसके साथ उस जैसा नौसिखिया खिलवाड़ कर सकता था। आर्य ने अपना सिर हिलाया और सोचना बंद कर दिया। कुछ घंटों बाद आर्य ने और कोर मार्शल स्टेट जानवरों को मार डाला और काफ़ी गोले अर्जित किए। वहां अभी भी कोई गॉडार्ड गोले नहीं थे। जब उसे दूर से खतरनाक ची महसूस होती तो आर्य जल्दी ही चकमा दे देता। जब उसने फिर से लाल और बैंगनी प्रकाश के गोले उठाए तो उसकी आंखें अचानक केंद्रित हो गईं। उसने बाईं ओर देखा और भौहें सिकुड़ीं। एक बहुत ही अजीब चीज उभर रही थी। ये शुरुआत में मजबूत नहीं थी, लेकिन ये तेजी से मजबूत हो गई। यह क्या था? ये पहली बार था जब उसने ऐसी स्थिति का सामना किया। यह अब कोर मार्शल स्टेट लेवल 7 पर थी और अभी भी रुक नहीं रही थी। आर्य ने अपने दांत भींचे और बाईं ओर दौड़ा। हालांकि जिज्ञासा मार देती है, लेकिन ये प्रगति के लिए प्रेरणा भी थी। कुछ ही सेकंड में ये ची कोर मार्शल स्टेट लेवल 9 तक पहुंच गई और अभी भी नहीं रुकी। आर्य का मुंह हैंग गया। क्या कोई बॉस स्मर्फ अकाउंट खोल रहा था या कुछ और? जल्द ही आर्य रुक गया और 15 मीटर से अधिक लंबी घास की झाड़ी को देखा। ची अपच ओपनिंग स्टेट तक पहुंच गई और अभी भी नहीं रुकी। उसने अब और आगे जाने की हिम्मत नहीं की। अगर वह बहुत करीब जाता तो यह आत्महत्या होती। इस प्रकार आर्य थोड़ा पीछे हट गया, पीछे दुबक गया और ची के बढ़ना बंद होने का इंतजार करने लगा। कुछ और सेकंड बाद ची और अधिक शक्तिशाली हो गई कि आर्य अब यह भी महसूस नहीं कर सकता था कि यह कितनी मजबूत थी।
ये कम से कम उच्च अपच ओपनिंग स्टेट स्तर था। ये स्वर्ग से गुजर रही थी। इतनी ईर्ष्या, लेटकर मजबूत होने का ये तरीका बहुत प्रशंसनीय था। इस पल ची ने आखिरकार मजबूत होना बंद कर दिया। आर्य ने झाड़ी को देखते हुए अपनी सांस रोक ली। यह एक सूखी लेकिन शक्तिशाली चहचहाहट थी। ऐसा लग रहा था कि यह पहली बार था जब मुंह से कोई आवाज निकली हो। कुछ पलों बाद एक भयानक चहचहाहट हुई जो पत्थरों को भेद सकती थी। आर्य अविश्वास में घूरता रहा। घास एक लहर की तरह अलग हो गई, अंदर के सुंदर और सुरुचिपूर्ण प्राणी को प्रकट किया। यह एक विशाल पक्षी था जो पूरी तरह से नीले रंग से ढका हुआ था। इसके 2 नीले पंख और एक लंबी, सुरुचिपूर्ण गर्दन थी। इसके पंख चिकने लग रहे थे और इसके चारों ओर हवा घूम रही थी। आर्य ने इसे पहले देखा था। जब कल समाजवादी मच्छर टकराए तो ऐसा पक्षी उसके सिर के ऊपर से उड़ गया था। ये वास्तव में एक बॉस था। क्या उसे एक बॉस की विकास डायरी लिखनी चाहिए? जिस पल से ये दिखाई दिया अब तक इस तरह की ची केवल 10 सेकंड से थोड़ी अधिक चली थी। तो बिग बॉस इतनी आसानी से आते हैं? विशाल नीले पक्षी ने फिर से चहचहाहट की और ध्वनि तरंगों ने विशाल घास को नीचे दबा दिया। वह अपने पंजों पर खड़ा हो गया और 10 मीटर से अधिक ऊंचा था। जैसे ही वह उठा, पक्षी का दबाव और भी मजबूत हो गया, जिससे आर्य के दिल की धड़कन धीमी हो गई। वह कुछ कदम आगे डगमगाया जैसे कोई चूजा जो अभी अंडे से निकला हो। तुरंत उसके कदम स्थिर और सुरुचिपूर्ण हो गए। वह खुशी से चहचहाया और घास में इधर उधर कूदा। फिर वह रुका और अपनी नीली आंखों से आसमान में देखा। कुछ पलों बाद पक्षी ने धीरे धीरे अपने नीले पंखों की जोड़ी का विस्तार किया। विस्तार के बाद ये 10 मीटर लंबा था और हवा इसके चारों ओर और भी तेजी से घूमी। आर्य को तुरंत लगा कि सभी विंड एलिमेंट्स बच्चों की तरह काम कर रहे थे जो अपनी मां को ढूंढ रहे थे और पक्षी की ओर भाग रहे थे। उसे आखिरकार एंड्रू की परित्यक्त भावना महसूस हुई। यह अच्छा नहीं था। आर्य रोना चाहता था। इसके साथ वह फिर से चहचहाया और अपने दोनों पंख फड़फड़ाने लगा। हवा सभी दिशाओं में फैल गई, सिवाय उस घास के जहां वह था। काफी घास हवा में उड़ गई। आर्य का मुंह हैंट गया क्योंकि वह जमीन पर रेंग रहा था। उसने अपना हाथ पृथ्वी के अंदर गहराई तक गाड़ दिया। एक यंग ड्यूक उम्मीदवार और एक विंड गॉड आर्ट उपयोगकर्ता के रूप में यह एक मजाक होगा अगर वह उड़ गया। कुछ बार फड़फड़ाने के बाद पक्षी अपने पंखों से परिचित हो गया लग रहा था। वह फिर से चहचहाया और फिर फड़फड़ाया, हवा में उड़ गया। हवा ने उसका पीछा किया और एक आकस्मिक फड़फड़ाहट के साथ वह मौके से गायब हो गया और कुछ किलोमीटर दूर दिखाई दिया। एक और फड़फड़ाहट के साथ आर्य केवल एक छोटा नीला बिंदु देख सकता था। आर्य की आंखें चमक उठीं। वह कुछ और मिनटों के लिए प्रवण रहा। पक्षी वापस नहीं आया। ये देखकर वह उठ गया। उसने देखा जहां पक्षी दिखाई दिया था। ये ची इतनी अचानक दिखाई दी और इतनी तेजी से मजबूत हुई। आर्य यहां मौजूद खजानों के बारे में बहुत उत्सुक था। इस पल उसके चारों ओर काफी शक्तिशाली ची उभरी। बड़े ब्लैक स्केल्ड लेपर्ड्स और एनाकोंडा थे। वे निम्न कोर मार्शल स्टेट से लेकर कोर मार्शल स्टेट चरम तक थे। वे सभी नीले पक्षी की दिशा की ओर बढ़े। उनकी खूनी आंखों में इच्छा थी। उन्होंने एक दूसरे पर हमला किया जब वे नीले पक्षी के दिखाई देने वाले स्थान की ओर बढ़े। दहाड़ें गरज रही थीं और लड़ाई फैल गई। दृश्य अराजक था। आर्य की आंखें चमक उठीं। वह अधिक निश्चित था कि यहाँ निश्चित रूप से कुछ था। अन्यथा जानवर इस तरह चार्ज क्यों करेंगे? इस पल एक कोर मार्शल स्टेट चरम चरण के तेंदुए ने आर्य के चेहरे पर खरोंच मारी। उमड़ती हुई काली स्पिरिट फोर्स ने एक विशाल काला पंजा बनाया। आर्य गायब हो गया और फिर तेंदुए के सिर के ऊपर फिर से दिखाई दिया। आर्य ने उसके सिर पर हथेली मारी। गड़गड़ाहट। तेंदुए का सिर तुरंत पृथ्वी पर दबा दिया गया जबकि पैर लड़खड़ा गए। आर्य ने देखा कि अन्य जानवर नजदीक आ रहे थे। उसने इस तेंदुए को नजरअंदाज किया और घास में गहराई तक घुस गया। शायद नीले पक्षी के कारण यहाँ विंड एलिमेंट असामान्य रूप से सक्रिय था। पूरी शक्ति के साथ विंड गॉड आर्ट का उपयोग करते हुए आर्य ने तुरंत विशाल जानवरों को पीछे छोड़ दिया और झाड़ी में घुस गया। गहराई में बवंडर से घिरा एक क्षेत्र था। भयानक विंड ब्लेड्स सभी दिशाओं में चले। यहाँ तक कि आर्य को भी लगा कि यह खतरनाक है। उसने भौहें सिकुड़ी जब उसने आगे बढ़ते समय विंड ब्लेड्स की दिशा बदलने के लिए विंड गॉड आर्ट का उपयोग किया। विंड ब्लेड्स उसके पास से कटे। काफी जानवर उसके पीछे आ गए। वे बवंडर के मद्देनजर दहाड़े आगे बढ़ना चाहते थे। वे बदकिस्मत जानवर टुकड़ों में कट गए और खून हर जगह बिखर गया। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपना दिमाग खो दिया है और अंदर चार्ज करते रहे। खून पूरे रास्ते बिखर गया, झाड़ी को लाल कर दिया। आर्य ने पीछे देखा और विंड ब्लेड्स को वहां निर्देशित किया जहां जानवर जमा थे। इस प्रकार और जानवर विलाप करने लगे। आर्य मुस्कुराया। वे वैसे भी मरने वाले थे, वह उन्हें विदा भी कर सकता था।
धीरे धीरे जैसे वह गहरा होता गया, विंड ब्लेड्स अधिक केंद्रित हो गए। आर्य को भी पसीना आ गया। उसने विंड गॉड आर्ट का उपयोग करने के लिए अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया क्योंकि उसने कठिनता से दबाव डाला। उसे याद नहीं था कि उसने कितने कदम उठाए थे। इन तेज हवाओं ने उस पर कई घाव कर दिए थे। खून नीचे टपक रहा था। अपार दर्द ने उसके मुंह को ऐंठ दिया, लेकिन वह रुका नहीं। उसकी मानसिक शक्ति की थकावट के कारण उसका सिर दुख रहा था। आर्य को लगा कि वह मुश्किल से खड़ा हो सकता है। कमजोर स्पिरिट फोर्स जो उसके पास थी उसके शरीर और मानसिक शक्तियों की तुलना में सब खपत हो गई थी। वह अब जानवरों की दहाड़ नहीं सुन सकता था, यहाँ तक कि विंड ब्लेड्स की आवाज़ भी उसके दिमाग तक नहीं पहुंच सकती थी। धीरे धीरे कम विंड ब्लेड्स थे और तेज हवा शांत हो गई। उसने मुश्किल से चारों ओर देखा। ये 100 वर्ग मीटर के क्षेत्र वाला एक स्थान था। हवा बाहर घूम रही थी लेकिन अंदर शांत थी। बीच में कुछ विशाल अंडे के छिलके थे। अंडे का छिलका नीले क्रिस्टल जैसा था। अंडे के छिलकों के बीच में एक धीरे धीरे घूमती हुई नीली हवा और एक टूटा हुआ नीला रून था जो चमक रहा था। हवा ने विंड गॉड आर्ट के रहस्यों को उत्सर्जित किया। हालांकि वह टूटा हुआ रून कुछ ऐसा था जिसे आर्य ने कभी नहीं देखा था। नीली हवा और टूटा हुआ रून धुंधला हो रहा था और गायब होने वाला था। आर्य की आंखें चमक उठीं। उसे एक साहसी अनुमान था। क्या पॉकेट हंटिंग डायमेंशन में जीवों को पैदा होने की आवश्यकता थी? उसने खरगोश की गुफाओं में कभी युवा खरगोश नहीं देखे थे। उसने सोचा कि वे हवा से बाहर दिखाई दिए। उसने सोचा कि सभी जीव ऐसे ही दिखाई दिए। अब ऐसा नहीं लग रहा था। कम से कम वह नीला पक्षी अंडे के छिलके से पैदा हुआ लग रहा था। नीली हवा और रून विंड गॉड आर्ट क्रिस्टल बॉलर्स की तुलना में अलग लग रहे थे। नीले पक्षी के जन्म पर पीछे छूट गई चीजें लग रही थीं। आर्य ने अपने घायल शरीर को हवा और टूटे हुए रून की ओर बढ़ाया। उसने उन्हें अपने मानसिक डायमेंशन में रखने की कोशिश की लेकिन पाया कि वह ऐसा नहीं कर सकता था। वह इसे नहीं ले सकता था अगर वे छोटे गोले नहीं थे। नीला पक्षी बॉस वापस आता हुआ नहीं लग रहा था और यह यहाँ बहुत सुरक्षित था। अगर वह सीखने के लिए यहाँ रहता तो कोई आपत्ति नहीं करेगा, है ना? आर्य ने चारों ओर देखा। उसके अलावा कोई नहीं था। इस प्रकार वह बैठ गया। आर्य ने पहले विंड गॉड आर्ट रहस्यों को निगलने का फैसला किया। उसने पहले कभी टूटा हुआ रून नहीं देखा था और नहीं जानता था कि यह क्या है। ये पहले से ही टूटा हुआ था और अगर इससे उसने जो चीज़ें सीखी वे भी टूटी हुई थीं तो यह इसके लायक नहीं था। वह पहले विंड गॉड आर्ट रहस्य भी सीख सकता था। आर्य ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वास्तव में यहाँ निहित रहस्य हरे भेड़ियों के पास मौजूद रहस्यों की तुलना में बहुत अधिक गहरे थे। यहाँ तक कि एक कमजोर कतरा के साथ आर्य को लगा कि इसे सीखना कठिन है। वह अपनी सीखने की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए यहाँ बैंगनी गोलों का उपयोग नहीं कर सकता था, लेकिन इतने सारे उपयोग करने के बाद उसकी सीखने की क्षमताएं पहले से ही काफ़ी बढ़ गई थीं। कुछ घंटों बाद आर्य ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसके होंठ पागलों की तरह उठे। उसकी विंड गॉड आर्ट में सुधार हुआ। वह फिर से मजबूत हो गया। ये बहुत अच्छा नहीं था। उसने उत्साह से अपना शरीर हिलाया। तुरंत दर्द ने उसके मुंह को ऐंठ दिया। वह एक बिग बॉस के जन्म के बचे हुए हिस्से से इतना खुश था। आर्य को लगा कि उसे गर्व करने का कोई अधिकार नहीं है। आर्य ने अपनी मानसिकता को ठीक किया और टूटे हुए रून को देखने के लिए आगे बढ़ा। कुछ घंटे बिताने के कारण काफ़ी रेखाएं गायब हो गई लग रही थीं। केवल 2 सरल रेखाएं बची थीं। यहाँ तक कि नीली रोशनी भी कमजोर थी। आर्य ने बिना किसी हिचकिचाहट के रून को पकड़ लिया और अपनी मानसिक शक्ति को अंदर भेजने की कोशिश की। तुरंत रून एक नीली रोशनी में बदल गया और आर्य के माथे में घुस गया। उसके दिमाग में अधूरी जानकारी जारी की गई। विंड गॉड आर्ट रहस्यों की तुलना में इन जानकारियों को समझना और भी कठिन था। आर्य उलझन में था, लेकिन निश्चित रूप से यह उनके विखंडन के कारण भी था। कुछ घंटों बाद आर्य ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसका चेहरा अजीब था। इससे पहले कि वह सोच पाता, उसे अचानक एक परछाई महसूस हुई जिसने सूरज को ढक लिया। आर्य, क्या अंधेरा था? आर्य ने ऊपर देखा और फिर सन महसूस किया। नीला पक्षी बॉस, जिसे उसने सोचा था कि वापस नहीं आएगा, ठंडी आंखों से उसके सामने खड़ा था। बॉस की नज़र ने आर्य को मौत का एहसास कराया। आर्य का मुंह हिल गया जब उसने अजीब तरह से बात की। मेरा स्पष्टीकरण सुनो। शायद अगर वह वास्तविक था तो बॉस उसे जाने देगा। वे आमतौर पर नौसिखियों पर कठोर नहीं होंगे, है ना? इससे पहले कि वह सोचना समाप्त करता, वह अनगिनत विंड ब्लेड से घिरा हुआ था। आर्य की आंखें भारी दर्द में अंधेरी हो गईं। जब उसने अपनी आंखें फिर से खोलीं तो वह अपने डॉम में वापस आ गया था। 25वें ग्रह पर कोई चंद्रमा नहीं था, लेकिन तारों की रोशनी चमकदार थी। आर्य के कमरे के अंदर एक चांदी की तारों की रोशनी उसके बिस्तर पर पड़ी। आर्य दर्द से ऐंठ रहा था। उसने सोचा था कि उसे दर्द की आदत है, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वह बहुत भोला था।
अनगिनत विंड ब्लेड्स द्वारा तुरंत टुकड़ों में काटे जाने का एहसास वास्तव में बहुत दर्दनाक था। इसने उसे बेसुध कर दिया। उस नीले पक्षी ने उसे समझाने का मौका भी नहीं दिया। ये बहुत मतलबी था। आर्य इसे याद रखने वाला था। उसने सफ़ेद छत की ओर देखा और दर्द को कम करने के लिए गहरी सांसें लीं। जल्द ही दर्द एक सहनीय स्तर तक कम हो गया। आर्य ने संघर्ष किया। वह बैठ गया और फिर से मुस्कुराने से पहले अपनी विंड गॉड आर्ट महसूस की। वृद्धि कम नहीं थी, हालांकि यह एक विशेष घटना थी। उसे नहीं पता था कि नीले पक्षी के अंडे फिर कब फूटेंगे। यदि संभव हो तो वह बॉस के जाने के दौरान कुछ लाभ प्राप्त करना चाहता था। मैं आर्य मौत से नहीं डरता। आर्य ने एक बैंगनी प्रकाश गोला का उपयोग किया और टूटे हुए रून से मिली जानकारी को व्यवस्थित करना शुरू किया। 1 घंटे बाद आर्य ने अजीब नज़र से अपनी आंखें खोलीं। पॉकेट हंटिंग डायमेंशन में उसकी भावना सही थी। वह रून एक कला लग रहा था जिसका उपयोग नीले पक्षी ने किया था। इसका मतलब था यह एक गॉड आर्ट मार्शल तकनीक थी। यह एक दैवीय कला थी। आर्य का चेहरा बेहद अजीब था। अगर उसने पॉकेट हंटिंग डायमेंशन में नीले पक्षी जैसे शक्तिशाली जानवरों को मार डाला तो क्या ऐसे रून गिरेंगे? असंभव। वह और भी उत्सुक था कि यह पॉकेट हंटिंग डायमेंशन अब किस तरह की चीज़ थी। अंदर के जीव बेहद शक्तिशाली थे और उनकी ऊर्जा स्रोत ऊर्जा के साथ तुलना भी कर सकती थी। वह वहाँ गॉड आर्ट्स और यहाँ तक कि गॉड आर्ट मार्शल तकनीक भी प्राप्त कर सकता था। वहाँ और क्या होगा? आर्य ने धीरे से सांस ली और अपने दिमाग को शांत किया। वह भविष्य को भविष्य पर छोड़ देगा। वह अभी भी बहुत कमज़ोर था। नीले पक्षी से अधिक शक्तिशाली जानवर हर जगह थे। आर्य नीले पक्षी का विरोध भी नहीं कर सकता था। उसकी आंखें चमक उठीं जब उसने टूटे हुए रून से जानकारी के बारे में सोचा। हालांकि बहुत कम जानकारी थी। इसने अभी उसकी ज़्यादा मदद नहीं की। इसने उसे केवल ये बताया कि यह एक प्रकार की गॉड आर्ट मार्शल तकनीक थी। अगर वह वास्तव में इसे चाहता था तो उसे पूरे रून की आवश्यकता होगी। लेकिन फिर भी उसकी विंड गॉड आर्ट में सुधार हुआ। आर्य ने अपनी आंखें फिर से बंद कर लीं। उसके मानसिक डायमेंशन में लाल गोले एक एक करके गायब हो गए, ऊर्जा में बदल गए जो उसके शरीर में बह रही थी। कल्टिवेशन जल्दी करो और नीले पक्षी का शिकार करो। ... दूसरी सुबह आर्य ने सबके साथ नाश्ता किया और मुख्यालय से खबर मिली। समर्थन आने वाला था, इसलिए उन्हें पहले व्यवस्थित करने की आवश्यकता थी। 25वें ग्रह की विशेष परिस्थिति के कारण नए छात्रों को नए मिशन नहीं मिले। इस बीच उन्हें वान वेन्जे के साथ मुख्यालय जाने और व्यवस्था सुनने की आवश्यकता थी। ये देखकर आर्य ने सबको कल्टिवेशन पर वापस जाने दिया। पूरा दिन कल्टिवेशन में बीत गया। कोर मार्शल स्टेट जानवर के गोलों का उपयोग करने के बाद आर्य की स्पिरिट फोर्स तेजी से बढ़ी। उसे विश्वास था कि उसे एक और स्तर बढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। दोपहर में वान वेन्जे और बाकी वापस आ गए। 2 और चौथे वर्ष के सीनियर स्कूलमेट्स भी आ गए। कहा जाता है कि इस ग्रह पर अपच ओपनिंग स्टेट ब्लेड डीमंस थे, इसलिए चौथे वर्ष के सीनियर स्कूलमेट्स को भेजा गया था। उन्होंने और आर्य ने अभ्यास में भी 2 चौथे वर्ष के छात्रों को देखा था। पतले और गर्म मुस्कुराते हुए वाले को गुई यूपिंग कहा जाता था। भारी भरकम और खुरदरे दिखने वाले को इसाक कहा जाता था। ये दोनों अपच ओपनिंग स्टेट में थे। उनके अलावा सेना के कुछ शक्तिशाली प्राणी भी आए। अधिक एलीट सैनिकों को भी ले जाया गया। हालांकि इसका आर्य और उनसे कोई लेना देना नहीं था। वान वेन्जे ने कहा कि ये नए आगमन ब्लेड डीमंस द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों में जानकारी खोजने के लिए जाएंगे। यह नए छात्रों के लिए बहुत खतरनाक था। रात में आर्य ने फिर से पॉकेट हंटिंग डायमेंशन में प्रवेश किया। उसने शिकार किया जबकि ये देखने के लिए चारों ओर महसूस किया कि क्या बढ़ती हुई मजबूत चीख थी। चूंकि यह एक बार हुआ था, कौन कह सकता था कि ये दोबारा नहीं हो सकता। हालांकि यह जरूरी नहीं कि नीला पक्षी हो, अन्य जानवर भी अच्छे होंगे। हालांकि उसने दूसरी रात तक पॉकेट हंटिंग डायमेंशन में इंतजार किया और अभी भी उन नवजात मालिकों का सामना नहीं किया। पॉकेट हंटिंग डायमेंशन में कोई तारा नहीं था, लेकिन आकाश एक फीकी चांदी की रंगत उत्सर्जित कर रहा था। इसने आकाश को ढक लिया, लेकिन आर्य को कभी पता नहीं चला कि यह प्रकाश क्या था। एक और जानवर को मारने के बाद आर्य ने उगते सूरज को देखा और बहुत अच्छा महसूस किया। उसने पिछली बार मरने का एक नया तरीका चखा था। ये दुखद था। हालांकि आज उसने संघर्ष किया और जीवित रहा। वह पॉकेट हंटिंग डायमेंशन को फिर से जीवित छोड़ने वाला था। इस पल आर्य की आंखें चमक उठीं। वह अचानक गायब हो गया। कुछ किलोमीटर दूर 2 मीटर ऊंची झाड़ी में आर्य ने आगे देखा। उसने क्या पाया? एक और खरगोश। ज्यादा दूर नहीं, एक 2 मीटर लंबा खरगोश घास खा रहा था। आर्य चौंक गया। उसे यहाँ खरगोश देखने की उम्मीद नहीं थी। हालांकि इस खरगोश को उन लोगों की तुलना में एक सुपर खरगोश माना जाता था जिन्हें उसने पहले देखा था। इस क्षेत्र में औसत ऊंचाई 4 मीटर से ऊपर थी। बॉस आसानी से 10 मीटर से ऊपर थे।
उसने लंबे समय से एक प्यारे खरगोश को नहीं छुआ था। इस बार वह इसे आकाश में घूमता हुआ भेजेगा। ठीक जब आर्य विंड गॉडार्ड का उपयोग करने की योजना बना रहा था, खरगोश ने अचानक घास खाना बंद कर दिया और गहरी नीली आंखों से आर्य को देखा। फिर आर्य की आंखें काली हो गईं। वह अपने कमरे में वापस आ गया था। आर्य, ओह शिट, वहाँ क्या हुआ? उसे पता भी नहीं था कि क्या हुआ, और वह बस ऐसे ही मर गया। उसने सोचा कि क्या हुआ था। काफी देर बाद उसने उदासी से पाया कि वह वास्तव में 2 मीटर लंबे खरगोश द्वारा घूरे जाने के बाद मर गया। डॉट डॉट डॉट, वह क्या था? मौत की टकटकी। वह खरगोश निश्चित रूप से एक बॉस था। उसने एक नौसिखिया होने का नाटक किया और उसे धोखा दिया। आर्य की आंखें चमक उठीं। उस खरगोश के पास शायद एक भयानक गॉडार्ड थी। हालांकि उसे ये भी नहीं पता था कि वह क्या थी। आर्य ने अपना सिर रगड़ा। उसने सोचा कि वह जीवित वापस आ सकता है, लेकिन वह फिर भी मर गया। वह थोड़ा निराश था। हालांकि आर्य परवाह करने के लिए बहुत बार मर चुका था। उसने जल्द ही अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर से कल्टिवेशन किया। डॉट डॉट डॉट, अगली सुबह आर्य और बाकी को मिशन की खबर मिली। उन्हें बस बेस द्वारा पहले से ही नियंत्रित हेवन ब्लू क्रिस्टल माइन में दिखाई देने वाले जानवरों से निपटने की आवश्यकता थी। ये नखलिस्तान जितना दूर था। कल रात खनिकों ने जानवर की मांद में खुदाई की थी। जानवरों ने हमला किया और एक छोटे पैमाने पर पतन हुआ। हर कोई हेवन ब्लू क्रिस्टल माइन के लिए परिवहन कार की ओर गया। कुछ घंटों बाद वे पहुंच गए। ये जगह उन बड़े बेसों की तरह नहीं थी, लेकिन खनिकों और रक्षकों के जीवन स्तर के साथ साथ संभावित ब्लेड डीमन घात को सुनिश्चित करने के लिए साइट को कवर करने वाले काफ़ी उच्च शक्ति वाली मिश्र धातु इमारतें थीं। यह एक छोटा बेस था। आर्य और समूह ने दूर की रेत में परछाइयों को देखा और दिग्गजों को बोलते हुए सुना। खनिक और रक्षक शिफ्ट में काम करते थे, इसलिए वे कभी कभी बेस पर वापस जा सकते थे और आराम कर सकते थे। नए आदान प्रदान से पहले अभी भी कुछ और दिन थे, लेकिन नई खोजी गई मांद और उसके पतन के कारण इन पुराने सैनिकों को समय से पहले जाने और मदद करने की आवश्यकता थी। हर कोई देख सकता था कि बेस 10 मीटर ऊंची धातु की दीवार से सुरक्षित था। दीवार पर सभी प्रकार की ऊर्जा तोपें लगी हुई थीं और सैनिकों के दस्ते इधर उधर गश्त कर रहे थे। बड़े बेस की तरह इस छोटे बेस में भी एक सुरक्षात्मक बाधा थी। रंग नीला था और इसने पूरे बेस को ढक लिया था। जब कार बेस के प्रवेश द्वार पर आई तो उन्हें अंदर जाने की अनुमति देने से पहले उनकी जांच की गई। एक बार अंदर जाने के बाद उन्होंने अपनी आंखें चौड़ी करके खिड़की के बाहर देखा। वहां सभी प्रकार के विशाल उत्खनन उपकरण, गलाने वाले उपकरण, साथ ही ऊर्जा कड़ाही थे। खनन कारें आती जाती रहीं। व्यस्त खनिक और सैनिक कड़ी मेहनत कर रहे थे। पूरा खनन बेस जीवन से भरा हुआ था। दृश्य को देखकर हर कोई सन रह गया। सैनिक ने गर्व से कहा, यह हेवन ब्लू क्रिस्टल माइन पूरे 25वें ग्रह में एक बड़ा खनन क्षेत्र है। यहाँ हेवन ब्लू क्रिस्टल काफ़ी प्रचुर मात्रा में हैं। हमने ब्लेड डीमंस के साथ इस जगह के लिए लड़ने के लिए काफ़ी कीमत चुकाई है। वह फिर हंसा, लेकिन आखिरकार ये खदान हमारी हो गई। आर्य मुस्कुराया, अंकल जोसेफ, यह एक तीव्र लड़ाई रही होगी, है ना? बेशक, यहाँ तक कि 4 कप्तान भी आए और कप्तान मारिन ने अंत में बलिदान दिया। मेरे जैसे निचले स्तर के अधिकारियों और सैनिकों ने और भी अधिक बलिदान दिया। जोसेफ ने आह भरी और फिर अपना चेहरा छुआ। लेकिन हर कोई तैयार था। युद्ध में लड़ने का मतलब था कि आप किसी भी समय मर सकते हैं। जोसेफ को दांत दिखाते हुए देखकर वे जटिल महसूस करने लगे। उनके परिवार फेडरेशन के आंतरिक क्षेत्र में थे। उनके कुछ परिवार अमीर थे और उनके पास काफ़ी शक्तिशाली लोग थे। हालांकि वे जानते थे कि सीमा पर तीव्र लड़ाई होती है, फिर भी वे चौंक गए जब उन्होंने इसे पहली बार अनुभव किया। जब वे शांति से रह रहे थे तो हर समय सैनिक मर रहे थे। ये देखकर जोसेफ हंसे। सेकंड लेफ्टिनेंट आर्य, तुम लोगों को बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम में से जो सैनिक बनते हैं वे सब जानते हैं कि यह किस बारे में है। भले ही हम मर जाएं, हमारे परिवारों को राहत पैकेज मिलेंगे। यह अस्वीकार्य नहीं है। वहाँ गर्म खून वाले युवा थे और ऐसे गरीब लोग थे जो युद्ध के मैदान में भविष्य के लिए लड़ना चाहते थे। फेडरेशन कभी भी सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति कंजूस नहीं रहा। सेना में शामिल होना कई गरीब लोगों के लिए ऊपर जाने का एक रास्ता था। जब वे बैरक में पहुंचे तो सब उतर गए। एक युवा सैनिक चलकर आया और आर्य को सलाम किया। नमस्ते, सेकंड लेफ्टिनेंट आर्य। मैं हरमन हूँ। कप्तान मुहान ने मुझे आपका और आपके दस्ते का स्वागत करने के लिए भेजा है। आर्य ने सिर हिलाया। नमस्ते, सेकंड ग्रेड सोल्जर हरमन, रास्ता दिखाओ। आर्य को बहुत अच्छा लगा। कुछ दिन पहले उसे सेकंड ग्रेड सोल्जर कहा जाता था, लेकिन अब वह एक सेकंड लेफ्टिनेंट था और दूसरों को सेकंड ग्रेड सोल्जर कह सकता था। फिर उन्हें एक कार्यालय में ले जाया गया। कप्तान मुहान एक चौकोर चेहरे वाले, गंभीर दिखने वाले, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति थे। जब वे अंदर आए तो उन्होंने गंभीरता से ऊपर देखा।
हरमन ने फिर कार्यालय छोड़ दिया और दरवाजा बंद कर दिया। फिर कप्तान वुहान अपनी कुर्सी से उठ गए। उन्होंने अपने थके हुए माथे को रगड़ा और कहा, तुम आखिरकार यहाँ हो, सेकंड लेफ्टिनेंट आर्य। वह इन कुछ दिनों में इतने व्यस्त रहे थे कि उन्हें थकान महसूस हुई। उन्होंने अभिवादन किया और फिर एक तरफ सोफे पर बैठ गए। उन्होंने सामने वाले सोफे की ओर इशारा किया और कहा, बैठ जाओ। आर्य और बाकी बैठ गए। फिर आर्य ने पूछा, क्या स्थिति अब बहुत गंभीर है? कप्तान वुहान ने आह भरी, बहुत गंभीर। उन्होंने समझाया, क्षेत्र में 54 खनन सुरंगें हैं। सबसे गहरी 45वीं सुरंग 70 किलोमीटर तक पहुंच गई थी। इस सुरंग ने एक जानवर की मांद में खुदाई की। फिर जानवरों ने हमला किया और पूरी 45वीं सुरंग को नष्ट कर दिया। पास की सुरंगें भी ढह गईं और कुछ जानवर बाहर भी निकल आए। सबसे मजबूत कोर मार्शल स्टेट लेवल 7 था। मैं इसे मारने के बजाय केवल भगा सकता था। इससे भी महत्वपूर्ण बात, वे किसी भी समय अन्य सुरंगों में खुदाई कर सकते हैं। आर्य ने भौहें सिकोड़ी। भूमिगत मांद बनाने वाले जानवर स्पष्ट रूप से खुदाई में अच्छे होंगे। ये सोचकर आर्य मुस्कुराया। तो ये ठीक होना चाहिए अगर मैं 45वीं सुरंग में जाऊं और सभी जानवरों को मार दूं, है ना? वह सोच रहा था कि वह कौन सा जानवर था। क्या वह स्वादिष्ट होगा? रेत ईगल को आजमाने के बाद आर्य उम्मीद से भरा था। वह रेत बाघ पकड़ना और आजमाना चाहता था। वुहान थोड़ा मुस्कुराए। सेना ने कहा कि सेकंड लेफ्टिनेंट आर्य एक प्रोडिजी है और उसने ब्लेड डीमन के प्रोडिजी को भी जीवित पकड़ लिया। तुम एक यंग ड्यूक बनने के लिए तैयार हो। अगर तुम जानवरों को साफ करने के लिए नीचे जा सकते हो तो मैं निश्चिंत रहूंगा। आर्य ने अपना सिर खुजलाया। आहा, तो मैं इतना मजबूत हूँ। आपकी तारीफ के लिए धन्यवाद। ओह माय, इस आदमी का चेहरा सख्त था, लेकिन वह वास्तव में तारीफ करना जानता था। ललिता ने अपनी आंखें घुमाईं और उसे लात मारी। क्या ये बेवकूफ़ अधिक परिपक्व नहीं हो सकता था? वह एक मंदबुद्धि की तरह हंसा। यश और बाकी ने दूसरी ओर देखा। आर्य को इतनी सीधे तौर पर स्वीकार करते देख वुहान सन रह गए और फिर हंसे। हा, सेकंड लेफ्टिनेंट आर्य बहुत सीधा है। मुझे तुम जैसे युवा पसंद हैं। आर्य की मुस्कान सख्त हो गई। उसे हैंडसम, मध्यम आयु वर्ग के पुरुष पसंद नहीं थे। वुहान ने जारी रखा, 45वीं सुरंग में जानवर मजबूत हैं, इसलिए यदि साधारण सैनिक अंदर गए तो मृत्यु दर अधिक होगी। हमारे पास पर्याप्त मजबूत लोग नहीं हैं, क्योंकि उन्हें फंसे हुए खनिकों को बचाने के लिए दस्तों का नेतृत्व करने की आवश्यकता है। 45वीं सुरंग को साफ करने की आवश्यकता है। सेकंड लेफ्टिनेंट आर्य बहुत मजबूत है। यह मिशन आपके दस्ते के लिए एकदम सही है। आर्य मुस्कुराया और सिर हिलाया। ये हम पर छोड़ दो। फिर वुहान ने भौहें सिकुड़ी, लेकिन 45वीं सुरंग बहुत जटिल है और इसमें बहुत सी शाखा सुरंगें हैं। ये दसियों किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करती है, इसे ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आर्य का मुंह हैंग गया। इतनी बड़ी, वह इसे कैसे ढूंढने वाला था? क्या वह भूल भुलैया खेल खेल रहा था? इस पल ललिता मुस्कुराई। यह मुझ पर छोड़ दो, मैं इसे ढूंढ सकती हूँ। आर्य ने अपनी ठुड्डी को छुआ। उसकी गॉड आर्ट में सुधार हुआ। वुहान ने सिर हिलाया। चूंकि तुम लोगों के पास एक तरीका है तो मैं इसे तुम पर छोड़ दूंगा। आर्य मुस्कुराया। वह हमारा मिशन है। वुहान ने हरमन को बुलाया ताकि वह उन्हें 45वीं सुरंग में ले जा सके। समूह ने कुछ सड़कों को पार किया और अंततः 45वीं सुरंग पर आया। प्रवेश द्वार मिश्र धातु से घिरा हुआ था और पतन को रोकने के लिए सभी प्रकार के खंभे थे। सुरंग का व्यास 5 मीटर था। सैनिक प्रवेश द्वार की रखवाली कर रहे थे। आर्य और दस्ता तैरती हुई कार से उतर गए और एक लेफ्टिनेंट चलकर आया। उनकी पहचान की पुष्टि करने के बाद उन्हें अंदर जाने दिया गया। सुरंग की दीवारों पर काफ़ी रोशनी लगी थी जो गर्म, सफ़ेद रोशनी उत्सर्जित करती थी। दीवारों पर काटने के निशान भरे हुए थे और उस पर काफ़ी खून था। खून अब काला लग रहा था। आर्य की आंखें चमक उठीं। यह शायद जानवरों और सैनिकों का खून था। हर किसी ने स्पिरिट पावर्ड आर्मर पहना हुआ था। जब उनके धातु के जूते जमीन पर पड़े तो एक कुरकुरी खनखनाहट हुई जो सुरंग में गूंज उठी। हवा में अभी भी धूल और खून की गंध थी। जब वे कुछ 100 मीटर अंदर गए तो सभी लाइटें टूट गईं। उनके पीछे रोशनी थी और उनके सामने अंधेरा था जो उन्हें निगल रहा था। आर्य का मुंह हैंग गया। अगर अब कोई सफ़ेद कपड़े वाली महिला बाहर आती तो यह एक डरावनी फिल्म होती। आर्य अपने पिछले जीवन में डरावनी फिल्मों से सबसे ज़्यादा डरता था। अब जब वह मजबूत था तो वह इतना डरा हुआ नहीं था। ललिता, कौन सा मार्शल आर्टिस्ट भूतों से डरता है? यश मुस्कुराया। भूत डरावने नहीं हैं, लेकिन पौराणिक वर्ड स्पिरिट रेस, डार्क डीमन रेस और कई अन्य जातियां काफ़ी पिशाचों की तरह दिखती हैं। इसने डरपोक यान और जेसिका की गर्दन सिकोड़ दी। फिर रितिका ने कहा, वे जातियां मिल्की वे के बाहर हैं, है ना? वे हमसे बहुत दूर हैं। आर्य ने पूछा, क्या वे मजबूत हैं? ललिता ने उत्तर दिया, अधिकांश मानव जाति से अधिक मजबूत हैं।
सब चुप हो गए। इंसानों के पास विकास के लिए बहुत कम समय था और वे स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली जातियां नहीं थीं। पूर्वजों के बलिदान के कारण वे मिल्की वे में जगह बना सके। यश मुस्कुराया, जब मैं मिल्की वे से बाहर यात्रा करने जाऊंगा तो मैं एक तलवार से ब्रह्मांड को वश में करूंगा। सपने देखते रहो। कियारा हंसी। आर्य की आंखें चमक उठीं। क्या उसे मिल्की वे गैलेक्सी पर शासन करने या कुछ और जैसा छोटा लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए? लेकिन इस बारे में सोचकर यह एक ट्रांसमाइग्रेटर के लिए बहुत छोटा लक्ष्य लग रहा था। इसे और भव्य होना चाहिए था, जैसे एक हाथ से गैलेक्सी को कुचलना या एक कॉस्मिक लॉर्ड को कुचलना। समूह कुछ 100 मीटर और आगे बढ़ा। उनके पीछे की रोशनी अब तारों की तरह थी। वे धीरे धीरे पूरी तरह से अंधेरे से निगले जा रहे थे। गनीमत थी कि वे सभी एब्स्ट्रस मार्शल स्टेट मार्शल आर्टिस्ट्स थे। साधारण अंधेरे ने उनकी दृष्टि को प्रभावित नहीं किया। आगे की सुरंग बाएं और दाएं बंद गई। समूह वहां रुक गया। दोनों शाखाएं शांत और अंधेरी थीं। यश ने आर्य को देखा। आर्य, हम किस रास्ते जाएं? आर्य ने ललिता को देखा। ललिता, हम किस रास्ते जाएं? क्या उसने नहीं कहा था कि उसके पास एक तरीका है? जाओ ललिता, सही रास्ता ढूंढो। बेशक, आर्य ने इसे जोर से कहने की हिम्मत नहीं की। ललिता गर्व से उठी। उसकी आंखें रंग के साथ चमक उठी जब उसने 2 सुरंगों को देखा। फिर उसने दाईं ओर इशारा किया। ये वाला। आर्य ने उसे देखा। कृपया अपना कारण बताओ। ललिता मुस्कुराई। मेरी गॉड आर्ट में सुधार हुआ। मैं हवा में बची हुई स्पिरिट फोर्स देख सकती हूँ। दाईं ओर काफी जानवर की स्पिरिट फोर्स है। आर्य ने सिर हिलाया। जैसा कि मुझे उम्मीद थी, तुम्हारी गॉड आर्ट में सुधार हुआ। ठीक जब ललिता खुश थी, आर्य ने कहा, क्या संयोग है, मेरी गॉड आर्ट में भी सुधार हुआ। ललिता, सबने खुश आर्य को निशब्द होकर देखा। इस आदमी का इतना अजीब स्वाद था। क्या उसे ललिता की आत्मा को कुचलना इतना पसंद था? आर्य मुस्कुराया। ठीक है, चलो चलते हैं। फिर वह पहले चला और बाकी सब उसके पीछे चले। सुरंग अंधेरी और मुड़ी हुई थी। कुछ क्षेत्र 10 मीटर चौड़े थे और कुछ 3 मीटर पतले थे। काफी दीवारों पर दरारें थीं। कुछ जगहें ढह भी गई थीं। अगर जानवर ढह गए क्षेत्र से गुजरे तो वे सुरंग को साफ कर देंगे। उनके कदम गूंज उठे। रास्ते में कपड़ों के काफी टुकड़े और साथ ही खून भी था। आर्य ने इसे देखा और उसकी आंखें चमक उठीं। ये खनिकों के थे, है ना? आधे घंटे बाद वे एक गोल गुफा में आए जो कुछ 100 मीटर चौड़ी थी। वहां हेवन ब्लू क्रिस्टल के टुकड़े और खुदाई के निशान थे। ये टुकड़े अंधेरे में चमक रहे थे। इस पल वहां 12 3 मीटर लंबे जानवर थे। उनके पास कठोर काले खोल, 4 तेज पंजे और भयानक रूप थे। वे क्रिस्टल के टुकड़ों को कुतर रहे थे जैसे कि यह कोई स्वादिष्ट भोजन हो। आर्य और उसके दस्ते ने अपनी चीख को चुपके से सेट किया। इन जानवरों ने जो किया उससे वे हैरान थे। ये पहली बार था जब उन्होंने खदान खाने वाले जानवर का सामना किया। वे शायद वे जानवर हैं जिनके बारे में कप्तान मुहान ने बात की थी, है ना? ललिता ने आर्य के कान में फुसफुसाया। आर्य ने सिर हिलाया। शायद। आखिरकार कोई और जानवर नहीं थे। वे बहुत मजबूत नहीं लग रहे हैं। वे सभी निम्न स्तरीय एब्स्ट्रस बीस्ट्स हैं। यश ने एक भौं उठाई। आर्य की आंखों में एक हरी रोशनी चमकी और 12 जीवंत विंड ब्लेड्स हवा में दिखाई दिए और तुरंत जानवरों को काट दिया। क्लैंक, स्क्रीच, धातु के टकराने की आवाज आई जब ब्लेड खोल से टकराए। फिर उन्होंने अंदर काट दिया। दहाड़, गुफा के फर्श पर खून बिखर गया। विशाल दर्द ने उनकी आंखों को लाल कर दिया क्योंकि वे दहाड़े खाते समय उन्हें पीछे से चाकू मारा गया था। आर्य ने भौहें सिकोड़ी। उनकी सुरक्षा अजीब लगती है। जो विंड ब्लेड्स उसने अभी भेजे थे उन्हें सामान्य निम्न एब्स्ट्रस मार्शल स्टेट को मारने में सक्षम होना चाहिए। फिर भी इन जानवरों ने उसके हमलों को रोक दिया। उनकी सुरक्षा को मध्य स्तरीय एब्स्ट्रस बीस्ट्स के बीच भी अच्छा माना जाएगा। क्या उनकी खाल इतनी मोटी थी? ब्लैक स्केल्ड बीस्ट्स अब सतर्क थे। उनकी स्पिरिट फोर्स बहने लगी जब वे तनाव में आ गए, घात का सामना करने के लिए तैयार। आर्य की आंखों में फिर से हरी रोशनी चमकी और कुछ हजार विंड ब्लेड्स हवा में दिखाई दिए। उन्होंने तुरंत गुफा को निचोड़ दिया और इसे हरी रोशनी से रोशन कर दिया। फिर इन हजारों विंड ब्लेड्स ने आंधी की तरह नीचे काटा। इस पल आर्य को आखिरकार एहसास हुआ कि उस नीले पक्षी बॉस ने उसे अनगिनत विंड ब्लेड से क्यों भर दिया। ये भावना बहुत ऊंची लगी। ये संतोषजनक थी। वह इसे फिर से करना चाहता था। जानवरों की चीखें तुरंत रुक गईं और गुफा सन्नाटे में पड़ गई। ललिता और बाकी को जानवरों के लिए खेद महसूस हुआ। उन्हें मोज़ाइक में काट दिया गया था। आर्य ने मोज़ाइक के ढेर को देखा और सोच में पड़ गया। उसने कहा, उनके खोल बहुत सख्त हैं। सबकी आंखें चमक उठी जब उन्होंने सिर हिलाया। वास्तव में? आर्य ने कहा, मुझे उन्हें खोलने के लिए बहुत प्रयास करने की आवश्यकता हो सकती है। ज़ेवियर और बाकी ने भी सिर हिलाया।
कोई आश्चर्य नहीं कि कप्तान मुहान असहाय महसूस कर रहे थे। वास्तव में उनसे निपटना कठिन था। ललिता ने शवों पर नजर डाली। उनका खोल धातुओं से बना लगता है। बहुत सारी कमजोरियां हैं। अगर यह मैं होती तो मैं इसे एक तलवार से तोड़ सकती थी। सबका मुंह हैंग गया। वे ललिता की गॉडार्ट की प्रशंसा करते थे। कमजोरी ढूंढने वाली गॉडार्ट इन सख्त खाल वाले जानवरों के खिलाफ बहुत प्रभावी थी। आर्य का चेहरा अजीब था। धातु से बना। ललिता ने सिर हिलाया। यह उनकी प्रतिभा होनी चाहिए। वे अयस्क खा रहे थे, है ना? शायद वे इसे पचा सकते हैं और कवच बनाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। आर्य ने जमीन पर नजर डाली। ब्रह्मांड में वास्तव में सभी प्रकार के चमत्कार थे। यश और बाकी ने एक दूसरे को देखा और कहा, आर्य, ललिता, तुम लोग जारी क्यों नहीं रखते? हम शायद जाने पर भी मदद नहीं कर पाएंगे। उनका भी अपना गौरव था। अब तक उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर जानवरों की ज्वार आती तो आर्य को शायद उनकी रक्षा करनी पड़ती। ललिता कम से कम रास्ता खोज सकती थी और वह यहाँ जानवरों को अपेक्षाकृत आसानी से मार सकती थी। अगर वे कुछ नहीं करते और आर्य और ललिता के साथ सैन्य योग्यता साझा करते तो वे अपनी इज्जत खो देंगे।